जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। और मैं मेरे भाई सुपर 30 के आप लोगों के मोस्ट अवेटेड वीडियो के साथ में हाजिर हो चुका हूं। याद करिए वो पल जब हमने इसी चैनल के माध्यम से अनाउंस किया था कि रेलवे के लिए हम एक सुपर 30 की सीरीज चलाएंगे और जितनी भी परीक्षाएं आपके होंगी उन सभी परीक्षाओं के 2018 से लेकर के 24 तक में पूछे गए जितने सवाल होंगे उनके सुपर 30 क्वेश्चन का निचोड़ आपके सामने बेस्ट सॉल्यूशन के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। और ये मेरे भाई मात्र सुपर 30 के वीडियो में दो वीडियो आपकी बाकी थे। देखिए, ये आदित्य रंजन सर कंसेप्ट आपका ये अपना चैनल है। जब इसके आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो ये रहा मेरे भाई रेलवे 2024 का आपका सुपर 30 का बैच। इसके अंदर में जब पूरे रेलवे का कैलेंडर आया था ना, तब मैंने अनाउंस किया हुआ था। और उसके बाद में यहाँ पर जो है रेलवे मतलब सबसे पहले जो हमने कराया था आरआरबी टेक्नीशियन का कराया था, फिर उसके बाद में एएलपी के सुपर 30 कराए, फिर कांस्टेबल के कराए, फिर एसआई के कराए। तो 4 पेपर्स के हमने सुपर 30 करा दिए। 2 पेपर का बाकी था, एक एनटीपीसी हो गया आपका और एक उसके बाद में जो है आरआरबी जेई का हो गया। तो जब जेई का नोटिफिकेशन आएगा तब उसके सुपर 30 कराएंगे। और अभी आप लोगों के एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आया है तो अभी मैं आप लोगों के समक्ष में हाजिर हूँ। एनटीपीसी 2024 का सुपर 30 का सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन आया, हर जगह पर बच्चों में एक अलग ही उत्साह हो गई कि चलो तैयारी करते हैं और इस बार अपनी नौकरी को पक्के करते हैं। तो जितना उत्साह उमंग आपके अंदर में है उससे कई गुना ज़्यादा मेरे अंदर में भी है। तो मैं भी आपको ये गणित के पूरे सवाल दिखाना चाहता हूँ, पूरे सुपर 30 क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ। तो जो बच्चे अपने लिए हाईली डेडिकेटेड हैं, इस बार के अपने गारंटेड सिलेक्शन के लिए पूरी चीज़ें लगाने को तैयार हैं, वो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। ठीक है, साथ में मैं आपको दोस्तों एक छोटी सी बात बता दूं, इस चैनल के ऊपर में हम आप लोगों के लिए और क्या कर सकते हैं रेलवे के लिए, वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि सर आप मैथ्स का ये सीरीज शुरू कर दो, या आप ये करा दो, या प्रैक्टिस सेट चाहते हो, या और पूरा निचोड़ चाहते हो, या जो भी चाहते हो वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेरे भाई अभी लिख करके बता देना। तो आइए चलिए मेरे भाई सवालों का शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूंगा कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। ठीक है, अब आ जाइए, सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने यहाँ पर है सरलीकरण का। ये सवाल आप देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया इस पूरे को हल करके मेरे भाई क्या उत्तर आएगा। ये आपके एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल था। सुपर 30 का मतलब 30 बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन बड़े प्यारे होंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो ऐसे वाले मेरे भाई इसको बोलते हैं लैडर वाले सवाल। अगर आपको मेरा लैडर वाला पूरा सवाल देखना है, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे लैडर कंसेप्ट बाय आदित्य रंजन सर तो आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो। बाकी इस सवाल का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे यहाँ पर पहले 1 है और उसके बाद में यहाँ पर 4 है, तो आप यहाँ पर पहले 1 लिख दो, फिर उसके बाद में यहाँ पर 4 लिख दो। फिर उसके बाद में यहाँ पर जितनी संख्याएं हैं उतने डॉट लगा दो। जैसे आपके पास में एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या है, एक डॉट, दो डॉट और तीन डॉट। ठीक है, यहाँ 2 है, 3 है, 2 है, तो इस डॉट के ऊपर में 2 लिखो, इसके ऊपर में 3 लिखो और इसके ऊपर में भाई 2 लिखो। ठीक है, अब आप यहाँ लिख चुके हो सारा का सारा डेटा। अब देखो यहाँ पर और कहानी क्या बनेगी। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको इसके साथ में गुना करना है और पीछे वाले को मेरे भाई जोड़ देना है। 2 इंटू 4 8 और 1 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर इसे गुना करना है और पीछे वाले को जोड़ देना है। 3 इंटू 9 27 और 4 मेरे भाई हो जाएगा 31। वापस इसको गुना करना है और इसको जोड़ देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 62 प्लस 9 मेरे भाई 71 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये पूरा का पूरा मेरे भाई यहाँ पर 1 है तो ये 1 रखो। नीचे पूरा का पूरा ये जो आ रखा है ना, ये नीचे पूरा का पूरा ये हमारा कितना आ रखा है। या मैं थोड़ा सा आपको यहाँ ट्रिक बता देता हूँ, सुनो। ऐसे मान करके चलो एक ही संख्या के नीचे पूरा खानदान बसा होगा, तो इसका आंसर यहाँ पर ऐसे देते हैं भाई, समझना। ये पहले वाली संख्या मेरे भाई ऊपर में हो जाती है और बाद वाली संख्या मेरे भाई नीचे में हो जाती है। और अगर यहाँ पर ऐसा होता, अगर यहाँ पर ऐसा होता कि ये 1 नहीं होता, ये 1 नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना पूछा गया होता, तो 71 ऊपर में आता, 31 हमारा कहाँ आता, नीचे में आता। ये ध्यान आपको लेकर के भाई चलना पड़ेगा। तो ये 1 आने के चलते जो भी आंसर आता है उसका उल्टा कर देना होता है। तो 71/31 का उल्टा 31/71 हो जाता है। काफी लोग इसमें गलती कर बैठते हैं, आप मेरे भाई इसका हिस्सा मत बनना। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। पूरे सुपर 30 क्वेश्चंस करवा रहे हैं ताकि आपके हर एक चैप्टर के माध्यम से आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ये सारे सवाल हमने अपने रेलवे गणित वाली किताब से पिक किया हुआ है, तो आप रेलवे गणित की किताब मंगा करके बढ़िया तरीके से उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारा सवाल आपके रेलवे गणित वाली किताब में दिया गया है।
आइए चलिए प्रश्न संख्या 2 देखिए आप यहाँ पर क्या कहा गया। तो इसमें यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर जो है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 20 गुना है और लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योगफल 504 है। तो यहाँ पर कहा गया संख्याओं में अंतर 24 का है, तो योगफल कितना होगा। आप अगर देखोगे तो लघुत्तम समावर्तक जो है वो 20 गुना है किसके, तो महत्तम समावर्तक के, यानी एलसीएम इतना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको नीचे लेकर के आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात 20 और 1 का है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया भैया कि यहाँ पर जो है सम ऑफ एलसीएम और एचसीएफ 504 है, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, तो 21 यूनिट होगा। और ये 21 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 21 यूनिट का मान हमारा 504 है। तो अगर हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो ये हमारा 24 यूनिट आ जाएगा। तो 1 यूनिट का मान अगर 24 आ जाएगा तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हमारा मेरे भाई 20 इंटू 24 हो जाना है। और एचसीएफ हमारा कितना हो जाना है, तो यहाँ पर 1 इंटू जो है वो 24 हो जाना है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो सवाल में मेरे भाई यहाँ पर यह बोला गया है, आप सही तरीके से देखिए तो बोला गया डिफरेंस इन द नंबर इज 24। तो यहाँ पर संख्याओं का योग हमारा कितना होगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, देखो जो एलसीएम होता है वो हमारा किसके बराबर होता है। तो पॉइंट नंबर 1 जो याद रखना है वो ये कि एलसीएम जो होता है वो होता है एचसीएफ और इंटू बाकी दो को प्राइम नंबर के, ठीक है। तो अगर आप एलसीएम देखोगे तो ये आपका एलसीएम कितना है, तो बोलोगे सर एलसीएम हमारा 20 इंटू 24 है। और उसके बाद में अगर आप एचसीएफ देखोगे तो वो आपका 24 है मेरे भाई यहाँ पर, और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक्स इंटू वाई हो जाएगा। जब आप इसे काटोगे तो वो दो को प्राइम नंबर को गुना करने पर कितना आएगा, तो 20 आएगा, ठीक है। ये पहला डेटा आपका हो चुका है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो दूसरा डेटा यहाँ पर ये कहा गया दोनों संख्याओं में 24 का अंतर है, ठीक है। तो आपको ये बात पता होगी कि पहली संख्या भी जो होगी वो मेरे भाई एचसीएफ का ही मल्टीपल होगी, समझिएगा। तो पहली संख्या आपकी हो जाएगी मेरे भाई 24x और दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी यहाँ पर 24y हो जाएगी। तो अगर हम दोनों का अंतर देखें तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 यहाँ से क्या मिला, तो xy का मान मेरे भाई यहाँ से जो है वो 20 मिल चुका है, ये पॉइंट नंबर 1। और दूसरा दोनों संख्याओं का अंतर का मतलब 24 इंटू एक्स माइनस वाई, ये हमें मिल चुका है मेरे भाई 24। तो साफ अक्षरों में मुझे यहाँ पर क्या करना है, दो ऐसी सह अभाज्य संख्या लेनी है जिन्हें गुणा करने पर 20 आ जाए और जिनके आपस का अंतर कितना हो, तो आपस का अंतर मेरे भाई 1 हो। और वो मेरे नज़र में 5 और 4 ही आ रहा है। अगर x का मान 5 और y का मान 4 लेंगे ना भाई, तो यहाँ पर बोलोगे गुरुदेव 5 इंटू 4 करोगे तो 20 आ जाएगा और 5 में से 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी वो सहअभाज्य संख्या कितनी होगी, तो 5 और 4। तो क्वेश्चन में अगर हमसे सम पूछा गया है तो जैसे यहाँ पर डिफरेंस के लिए 24 इंटू एक्स माइनस वाई लगाया, तो सम के लिए 24 इंटू एक्स प्लस वाई लगाओगे। एक्स प्लस वाई का मतलब 24 इंटू 5 जमा 4 आपका 9 हो जाएगा और 24 को आप 9 के साथ में गुना करोगे, इक्याई का स्थान 6 216 आएगा। यही हमारा क्या है, तो मेरे भाई उत्तर है आपका। समझ गए बात को लेकर के। तो 24 इंटू 9 आपका कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। तो इस अनुपात से सबसे पहले आपने अपना एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला, आपने यहाँ पर रखा। उनसे अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आ गया, उनका मेरे भाई अंतर आ गया, उन संख्याओं का आपने पता कर लिया और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपने क्या निकाला है, तो फिर उसके बाद में आपने यहाँ पर सम निकाला है। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। चलिए मेरे भाई यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और आगे आपको देखते हैं मेरे भाई और सवाल। हालांकि इसमें आप और भी तरीके अपना सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो दूसरा तरीका आप अपना सकते हैं वो यहाँ पर इस क्वेश्चन में और शॉर्ट में आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कि जब आपने यहाँ पर ये मेरे भाई पूरा का पूरा क्वेश्चन जब आपने बनाया, तो आप यहाँ पर देखिए आपको लास्ट में यहाँ पर क्या रहा, तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात इतना था, 21 यूनिट का मान इतना था। तो यहाँ से जो एचसीएफ निकल करके आया वो कितना आ गया, 24 आ गया। क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, सम पूछा गया था। तो सम पूछा गया था, तो आपको पता है पहली संख्या मेरे भाई 24x होगी, दूसरी 24y, यानी ये 24 इंटू एक्स प्लस वाई। तो आपको इतना पता होगा कि जो भी मेरा आंसर होगा ना भाई, वो यहाँ पर किसका मल्टीपल होगा, तो 24 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा, तो 24 का। 24 का मतलब 8 का मल्टीपल होगा। ये 8 से काटो कटता है तो नहीं कटता है, ये 8 से काटो मेरे भाई कटेगा तो नहीं कटेगा, ये इवन है तो कटेगा ही नहीं। 8 का 2 गुना 16, यही मेरे भाई इकलौता ऐसा संख्या जो कटेगा। तो अगर सेकंडों में उत्तर देना होता, आप इस तरीके से भी दे देते कि 24 का ही तो मल्टीपल था और 24 का मल्टीपल सिवाय एक संख्या के कोई हो भी नहीं सकता। ठीक है, ध्यान रखिए क्यों 24 का मल्टीपल होगा मेरे भाई, पहली भी संख्या 24 का ही मल्टीपल, दूसरी भी 24 का मल्टीपल, तो उनका सम भी 24 का मल्टीपल। और कभी भी संख्याओं का डिफरेंस कह लो या संख्याओं का सम कह लो, हमेशा एचसीएफ का ही मल्टीपल होती हैं। ऑप्शन नंबर ए ही एचसीएफ का मल्टीपल है, इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन एचसीएफ का मल्टीपल नहीं है। आज ये तीसरा सवाल आपके पेपर में जो ऐसा पूछा जा सकता है वो यहाँ पर ये देख लीजिए।
ठीक है। यहाँ पर बोला गया मेरे भाई कि 4 हो गया, 5 हो गया, 14 हो गया, 3 हमें डिस्काउंट देना है। देखो डिस्काउंट अगर 3 होते हैं ना, देखो 2 डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी और माइनस ए बी अपॉन 100, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। मैं आपको दोस्त यहाँ पर 2 डिस्काउंट का फॉर्मूला ना होकर के इस क्वेश्चन को जान के हमने सेट किया ताकि हम आपको 3 डिस्काउंट का फॉर्मूला बता पाएँ। 3 डिस्काउंट का फॉर्मूला में एक बार तीनों को जोड़ देना होता है, एक बार इनका जो प्रोडक्ट है मेरे भाई, जैसे ए बी हो गया, BC हो गया और AC हो गया, इसे गुना करके 100 से भाग कर देना होता है, और एक बार सबका जो प्रोडक्ट है यहाँ पर ABC करके उसको यहाँ पर क्या करना होता है, 10,000 से मेरे भाई भाग कर देना होता है। बड़ा ही सिंपल है, मतलब एक बार इंडिविजुअल, एक बार पेयर और एक बार यहाँ पर जो है तीनों, प्लस माइनस प्लस होता है। अब एक बार तीनों को जोड़ दो आप यहाँ पर, तो बोलोगे सर 14 और 5 19, 19 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है। AB का प्रोडक्ट 5 होके कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 20 हो जाएगा। BC का प्रोडक्ट 14 पचे कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। और AC का प्रोडक्ट मेरे भाई 4 और 14 कितना हो गया, तो 56 हो जाएगा। बट्टे में कितना करेंगे, तो 100 करेंगे, प्लस हमारा हो जाएगा तीनों को गुना, 5 होके 20 और मेरे भाई 14, हमारा 280 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा भाई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे गुरुजी ये हमारा 23 हो चुका है, 70 20 90 146 माइनस यहाँ पर जो है 1.46 हो जाएगा आपका, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 0.028 हो जाएगा भाई यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पर, तो कुल मिलाकर के आप बोलोगे सर ये 23 में आप जोड़ दो तो 23.028 है भाई यहाँ पर, और उसमें से 1.46 मान लो 0 घटाना है। आपका 8 आ चुका है ऐसे मेरे भाई, 12 से 6 आपका 6, 9 से 4 आपका 5, आपका 9 से इतना हो गया, 2 से 1 हो गया, 21.56 आएगा भाई यहाँ 21.567, मतलब ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो यहाँ पर 3 बट्टों का जो है वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात आपका नहीं आएगी। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए सब डुप्लीकेट रेशियो के बारे में। इस क्वेश्चन को डालने का एक रीज़न था कि अक्सर लोग जो है मेरे भाई यहाँ पर रेशियो में बहुत छोटी छोटी चीज़ें मिस कर देते हैं, जैसे सब डुप्लीकेट रेशियो हो गया, ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया, इस तरीके से करके छोटी छोटी बातें आपको ये मिस नहीं करना है। देखिए यहाँ पर इसका मेरे भाई सब डुप्लीकेट अनुपात यहाँ पर क्या, इंग्लिश हिंदी दोनों सेम ही होता है और ये आपके NTPC में पूछा गया है। तो जब भी सब डुप्लीकेट की बात यहाँ पर आती है ना, तो याद रखिए आंसर को निकालते वक्त में आप यहाँ पर क्या करेंगे, सब डुप्लीकेट निकालते वक्त में बस कुछ नहीं करना है, जो भी दिया गया हो तो उसका मेरे भाई यहाँ पर रूट लगा देना है। 225 दिया गया तो उसका भी रूट लगा दीजिए, और 144 दिया गया उसका भी रूट लगा दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12। ठीक है। और 15 और 12 कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर करना, सब डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर रूट करना। ठीक। 5 नंबर सवाल देखिए, बड़ा प्यारा सवाल है, लाभ और हानि का, बड़ी आसानी से आप इसे ढूंढ सकते हैं, उड़ा सकते हैं। पढ़िए। कहा गया एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 18% पर डिस्काउंट पे देकर के इतना में बेचता है। यदि वह इसे अंकित मूल्य पर बेचेगा तो उसे इतने का लाभ होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। इस सवाल को अक्सर लोग बहुत ही लंबे तरीके से बनाते हैं, मेरे पास में इसका बहुत ही साधारण तरीका है, और मैं जो तरीका बताऊंगा अगर आप समझ गए तो मतलब यूँ समझ लीजिए मौज है आपकी, आप विद इन सेकेंड्स उड़ा पाएंगे। एक वस्तु को आप इतने रुपए में बेच रहे हो, आप देखना यहाँ पर, ये आप बेच रहे हो भाई ना यहाँ पर इतने में, और इतने का डिस्काउंट देने के बाद में, यानी कहीं ना कहीं ये 123 रुपये जो है ये डिस्काउंट देने के बाद की कीमत है, यानी 100 में से 18 कम कर दीजिए तो मतलब ये हमारा 82 का वैल्यू हो गया भाई। अगर मुझे ओरिजिनल इसकी कीमत जाननी है यानी मार्केट प्राइस जाननी है तो मुझे 100 से गुना करना होगा। ठीक है। तो ये जो है हमारा सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस हमारा 100 में से 18 कम कर दो तो 82 का मान हो गया, 100 से गुना करने पर मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब कहा गया इफ ही सेल ऑन मार्केट प्राइस, यदि वो इतने में ही उसको बेचता है, यदि इतने में ही बेचता है, उसको 25% का फायदा होता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। यानी ये मेरे भाई अगर इतने में ही बेचे, यानी अगर ये विक्रय मूल्य बन जाए, तो अगर ये विक्रय मूल्य बन जाएगा तो फायदा कितने का होगा, तो 25 का। तो ये जो विक्रय मूल्य होगा अपने आप में कितने % का मान होगा, 125, और मुझे क्रय निकालना है तो मुझे 100 से गुना करना होगा। सिंपल एक लाइन में हमारा आंसर निकल करके दोस्तों चला आएगा। आप 41 से देखिए तो आप काटिएगा 2 बार में, और 41 से आपका ये कटेगा 3 बार में, 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से मेरे भाई कटेगा 4 बार में। आप 5 से और काट सकते हैं, और 5 से आपका मेरे भाई 20 बार में कट सकता है, आप इसे काट लीजिए 10 बार में। कुल मिलाकर के ये हमारा उत्तर 120 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी फॉर का होना प्यार है। तो ऐसे सवालों में वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, ऐसे सवालों में यहाँ पर 1 सेकंड में आप लोगों के लिए उड़ा देते हैं। ठीक है। चलिए आ जाइए 6 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई। यहाँ पर 6 नंबर सवाल चलने के पहले मैं आपको बता दूं, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो अभी जानते ही नहीं है कि हमारी अपनी किताब एक आती है विज्ञान की भी,
रेलवे के माध्यम में। मैं आपको मेरे भाई 2 किताबें दिखा रहा हूँ, ठीक है, और ये 2 किताबें आप लोगों की रेलवे विज्ञान की बहुत ही प्यारी किताबें हैं, ठीक है। इसमें से तो बच्चों को ये पता है कि रेलवे विज्ञान की हमारी हिंदी वाली किताब, बट भाई हमारी इंग्लिश वाली किताब भी लॉन्च हो चुकी है, और ये दोनों किताबें फ्लिपकार्ट पर मात्र मेरे भाई 109 रुपए के अंदर में अवेलेबल है। इसके अंदर में हमने पूरा का पूरा साइंस का निचोड़ आपका दिया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और पूरी 2 कलर की किताब है ऐसे मेरे भाई, और पूरा यहाँ पर थ्योरी से लेकर के क्वेश्चन सारा दिया गया है। कभी भी है ना, बड़ा काम करने के पहले छोटे से शुरुआत की जाती है। आप पढ़िए अपने नोट्स को, आप जो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने इसके अंदर में क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दिए हैं, और सभी यहाँ पर बहुत बढ़िया फिगर तरीके से थ्योरी यहाँ पर बना बना करके हमने दी हुई है। आप जब इस किताब को देखोगे, कोई भी चीज़ अगर एक्सप्लेन भी की गई है ना यहाँ पे, तो पूरा यहाँ पर फिजिक्स के सारे नियम को डायग्राम बना करके दिया गया, बायोलॉजी के भी डायग्राम बना करके दिए गए हैं, और कीमत इतनी कम है कि आप पूछिए मत। 109 रुपए के अंदर में ये किताब आपको आपके अपने फ्लिपकार्ट से मिल जाती है विथ डिलीवरी मिला करके। तो चाहे इंग्लिश वाला लो या हिंदी वाला लो, इतने में आ सकता है। तो ये रेलवे विज्ञान वाली जो हमारी किताब है, इसको ज़रूर मंगाइए और पढ़िए। इसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है। बहुत ही प्यारी किताब है, बहुत ही प्यारा इसका रिव्यू है। आप अमेजन हो या फ्लिपकार्ट हो, कहीं पर भी जा करके देखोगे, आप निराश नहीं होगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। आइए चलिए इस सवाल के बारे में चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, पढ़िए। पी समानांतर चतुर्भुज की भुजा का यहाँ पर जो है मध्य बिंदु इस प्रकार है कि ये दोनों कोण बराबर, अगर इसका मान इतना है, CD का कितना होगा। देखिए चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम बनाते हैं, और यहाँ पर इसे हम नाम देते हैं कि ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये हमारा D हो गया। P जो होगा इसका मध्य बिंदु होगा। तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ ए पैरेललोग्राम सच दैट BAP, यहाँ पर सबसे पहला वाला जो कोण है यहाँ पर ये जो अल्फा होगा भाई, और ये हमारा DAP के बराबर होगा, यानी इसके अल्फा के बराबर होगा। अब क्वेश्चन में दोस्तों हमसे क्या कहा गया, AD का मान हमारे सामने 10 है। AD का मान का मतलब ऊपर वाला 10 है, तो हमसे यहाँ पर कहा गया CD का मान कितना गया होगा। ये भी कोई सवाल है। आप देखिए अगर ये 10 है तो इतना तो जग जाहिर है कि ये भी 10 होगा, क्योंकि यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब अगर ये 10 है और ये मध्य बिंदु है, तो ये 5 होगा, और ये भी कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। अब ज़रा देखिए आप यहाँ पर, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज है यहाँ पर, तो ये वाला जो हमारा भुजा है और ये वाला जो हमारा भुजा है, आप ऐसे मान के चलो, ये दोनों के दोनों क्या है मेरे भाई, तो समानांतर है। समानांतर है तो ये हमारा ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तिर्यक रेखा। तो ये अल्फा है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे अल्फा हो जाएगा। और ये किससे हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल से। तो अगर ऑल्टरनेट एंगल से बराबर हो जाएंगे दोनों के दोनों कोण, तो देखिए जरा इस त्रिभुज के अंदर में ये भुजा और ये भुजा, अगर मेरे भाई यहाँ पर ये एंगल बराबर है, तो इसके सामने अगर मेरे भाई देखो, इसके सामने अगर 5 है तो इसके सामने भी कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी 5 होगा, क्योंकि कोण बराबर होते हैं तो भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर। जैसे यहाँ पर ये 10 है तो ये 10 हो चुका है, तो ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा। तो सही उत्तर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर कहूँ ना प्यार है भाई, ठीक है। आइए चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 देखते हैं क्या कहा गया। प्रतिशत का बड़ा प्यारा सवाल है, जरा देखिए यहाँ पर बोला गया है। एक गांव की टोटल जनसंख्या 4000 है। पुरुष और महिलाओं में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि के बाद में जनसंख्या हमारी 4500 हो जाती है। तो बोला गया नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या हमारी कितनी थी। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है भाई, यहाँ पर चलो आ जाओ। एक गांव है ना जहाँ 4000 लोग रहते हैं, तो पुरुष हो जाता है 10% से बढ़ जाता है, महिला हमारी 20% से वहाँ पर बढ़ जाती है, और अब वो जनसंख्या 4500 हो जाती है। तो ऐसे सवालों में हमेशा हम लगाते हैं कॉमन मेथड, ठीक है, कि हम ओवरऑल देखने की ये कोशिश करते हैं कि कितने का इंक्रीज हुआ और कैसे ये हुआ है। तो हमने यहाँ पर ये कहा कि यार जनसंख्या हमारी 4000 हुआ करती थी और ये जनसंख्या हमारी 4500 हो गई है, यानी इसका मतलब जनसंख्या में हमारा बढ़त कितने का है, तो 500 का है। तो ये 500 हम यहाँ पर लिखते हैं, और 500 के बगल में ये लिख देते हैं कि ये हमारा कैसे बढ़ा है। तो बोलेंगे सर ये बढ़त है, तो बढ़त का मतलब यहाँ पर 10% मेल है और यहाँ 20% फीमेल है, ये इतने का वैल्यू दे रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पुरुष और महिलाओं में इतने इतने की वृद्धि होने पर ये निकल करके आया है। यहाँ पर आप ये देखो ना, तो क्वेश्चन में ये बोला गया नए सदस्यों के आने के पहले पुरुषों की संख्या, जिसकी भी संख्या निकालनी होती है उसको छोड़ करके दूसरे वाले के बराबर का डेटा लेना होता है। अगर आपको पुरुषों की संख्या निकालनी है तो महिलाओं के बराबर का परसेंट लीजिए। महिलाएं कितनी है, 20%। तो आप मेरे भाई यहाँ पर क्या करिए, आप ये बोलिए मुझे 20% का पुरुष चाहिए
और यहाँ पर 20% कौन चाहिए, तो महिला चाहिए। ठीक है, 20% पुरुष और 20% महिला का मतलब पूरी जनसंख्या का 20% लेना। पूरी जनसंख्या का 20% लेने का मतलब 4000 का 20% लेना। 4000 का 20% कितना होगा, तो 800 होगा। तो आप यहाँ पर मेरे भाई 800 ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करिए, इसमें से इसको घटाइए। 800 में से 500 घटाएंगे, आपको मेरे भाई 300 निकल करके आएगा। 20 में से 10 घटाएंगे तो 10% निकल करके आएगा, और ये पूरा पूरा का विनाश हो जाएगा। अगर पुरुषों की संख्या का 10% 300 है, तो इसको अगर 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100%, और यहाँ 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3000। ये हमारा मेरे भाई 100% मेल बराबर 3000, यही हमसे पूछा गया था, और डी जो है हमारा आंसर है। तो सवाल चाहे एनटीपीसी ने कितने भी मुश्किल क्यों ना पूछे हो, जवाब हमारे बड़े सरल होंगे और बड़े शानदार होंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग यही तरीका सीखो और आप लोग अपने एनटीपीसी के पेपर में अच्छा स्कोर करो। ठीक है, इसीलिए हमने ये सुपर 30 की सीरीज चलाई, और इसके अंदर में हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रखे और सॉल्यूशंस रखा। मैं चाहता हूं यहाँ पर कि जितने भी हमारे भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप हमसे और मैथ्स में क्या चाह रहे हैं, किस तरह की आपकी डिमांड है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम कोई भी जब नोटिफिकेशन लाएंगे तो आपको पता तभी चलेगा जब आपके पास में नोटिफिकेशन ऑन होगा, सब्सक्राइब आपने कर रखा होगा। अब जैसे यही वीडियो आपको सजेशन में मिली है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होता तो सोचिए आपको उसी दिन मिल गई होती जिस दिन हमने ये वीडियो को अपलोड किया होता। समझ रहे हैं ना बात को लेकर के, तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो आप बाकी लोगों की तुलना में पीछे नहीं रहते हैं, आप हमेशा आगे रहते हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं, आपको नया कंटेंट मिलते रहता है। इसीलिए भाई, ठीक है, आज ये चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 8 नंबर में कहा गया 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं जो कि बढ़ते क्रम में हैं, उनका जो औसत है वो k है। यदि 2 क्रमागत संख्याओं को पहले सेट के ठीक आगे जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। जैसे मानो पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है, तो एवरेज ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर। यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर ये एवरेज है तो k है। आगे हमेशा बढ़ता है, पीछे हमेशा जो है वो घटता है। तो अगर ये k है तो गारंटी है ये k-1 होगा, और ये हमारा k+1 होगा। अब कहा गया नहीं, यहाँ पर इस बात को ध्यान दो, अगर आगे की 2 संख्या जोड़ दी जाए, पहली जोड़ दी जाए, दूसरी जोड़ दी जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, तो पहली दूसरी जोड़ दी जाए, ये k+2 होगा, ये k+3 होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। औसत हमेशा कौन सा रहता है, तो औसत हमेशा बीच वाला रहता है। औसत हमेशा बीच वाला रहता है, यानी कितना होगा, तो k+1 होगा भाई। हालांकि इसका 1 सेकंड का भी आंसर होता है। आंसर यहाँ पर ये होता है कि जो पुराना एवरेज है वो रहेगा ही रहेगा, साथ में इंक्रीज होगा। इंक्रीज कितने का होगा, जितने आपने नंबर ऑफ टर्म्स जोड़े हैं, कितने पद जोड़े हैं, तो 2 जोड़े हैं, और उसके बाद में यहाँ पर हर एक पद में अंतर कितने का है। तो जैसे बोला ना 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का, इफ 2 मोर कॉन्सिक्यूटिव नंबर आर जस्ट एडेड यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो होगा मेरे भाई 2 होंगे। और ऐसे मान करके देखो, मैं ऐसे समझा रहा हूँ, नेचुरल नंबर का सीरीज है, तो नेचुरल नंबर में डिफरेंस कितने का होता है, 1 का होता है। तो जो भी डिफरेंस होता है ना, उसके आधा को मेरे भाई गुना करते हैं, उसके आधा को गुना करते हैं, किससे गुना करते हैं, n से। मैं ये बता रहा हूँ, जैसे मानो आपने 10 पद जोड़ दिए, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर का अगर आप जोड़ रहे हो तो नेचुरल नंबर में कितने का डिफरेंस होता है, 1 का होता है। तो आप बोलोगे ये तो रहेगा ही रहेगा, डिफरेंस हमारा 1 का, तो 1/2, और 10 पद जोड़े हैं तो इंटू 10 करोगे, 20 जोड़ा है तो इंटू 20 करोगे, क्योंकि ये कहाँ तक लगाओगे, नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें 2 पद जोड़ा था इसीलिए कर दिया, तो k+1 हमारा आंसर हो गया। वहीं अगर इवन नंबर का होता, इवन नंबर में 2 का डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस के जगह पर 2 आता, बाई 2 में बाई 2 आ जाता, और जितने नंबर ऑफ टर्म होते उतना लिख देते। ऑड नंबर होता, ऑड नंबर में 2 का डिफरेंस आता, 2 लिख देते, बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स लिख देते। तो ये भी हमारा एक अपना तरीका है भाई, ठीक है। आ जाओ अगला सवाल, देखो यहाँ पर आपका साधारण ब्याज का कितना छोटू मोटू क्वेश्चन है, और क्या कहा गया जरा पढ़िए। सवाल में ये बोला गया, एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में 6 साल, 10 साल, 12 साल के लिए क्रमशः 10%, 12%, 15% पर निवेश करता है पैसा को। यदि प्रत्येक योजना के पूरा होने पर समान ब्याज मिलता है, तो यहाँ पर निवेश किया गया अनुपात क्या होगा। यानी पहले वाले का जो ब्याज है वो बराबर होगा दूसरे वाले के ब्याज के, और वो बराबर होगा तीसरे वाले के ब्याज के। यहाँ पर तो पहले वाले का ब्याज हमारा कितना होगा, ये बताओ। तो पहले वाले का ब्याज का मेरे भाई प्रिंसिपल को हम PA मान लेते हैं, और ब्याज क्या होता है, RT%। तो यहाँ पर 6 साल और रेट हमारा कितना, 10%। 1 साल में 10, तो 6 साल में कितना हो जाएगा, तो पहले वाले का 60% बराबर होगा मेरे भाई दूसरे वाले के कितना के, तो 12 इंटू 10 मेरे भाई 120% के, और वो बराबर होगा यहाँ पर किसके मेरे भाई, तीसरे वाले के कितने के, 15 इंटू 12 180% के। ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि पहले वाले को इतना ब्याज, दूसरे वाले को इतना ब्याज, तीसरे वाले को इतना ब्याज। अगर आप यहाँ पर कट्टम कुटाई खेलते हो तो 60 से काटोगे 1 बार में, 60 से काटोगे 2 बार में, और 60 से काटोगे 3 बार में।
ठीक है। अक्सर मैंने आपको ये बता रखा है कि अगर 2a बराबर 3b बराबर 5c होता है और आपको यहाँ पर a b c का रेशियो निकालना है, तो तरीका यहाँ पर क्या होता है, a को ढक दो तो 3 इंटू 5 हमारा 15 आ जाएगा, b को निकालने के लिए b को ढक दो 2 इंटू 5 हमारा 10 आ जाएगा भाई, और c को निकालने के लिए c को ढक दो 2 इंटू 3 हमारा 6 हो जाएगा। ये रेशियो हो जाता है। आज मेरे भाई उसी कंसेप्ट की तो हमें आवश्यकता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारा PA हो चुका है, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो ये हमारा PB हो चुका है, और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो PC हो चुका है। PA को निकालने के लिए उसको ढको तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, PB को निकालने के लिए उसको ढको 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, PC को निकालने के लिए उसको ढको 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, 6 3 2, कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है, तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना जनाब, ये सवाल समय लेने वाले होते नहीं, इनको उड़ा करके फेंक दिया जाता है, बस कंसेप्ट आपके पक्के होने चाहिए। आइए चलिए यहाँ पर, तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये हमारी सामान्य विज्ञान की किताब है। आप यहाँ पर देखिए, बहुत ही प्यारी किताब है, नवीनतम पैटर्न के ऊपर में आधारित है, 5000 से ऊपर MCQs के अंदर में है, पूरी की पूरी किताब 2 कलर के अंदर में है, और मात्र 109 रुपये के अंदर में फ्लिपकार्ट या अमेजन से आप इसे मंगा सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर डिलीवरी चार्ज नहीं लगता है, अमेजन पे अलग से लगता है। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, इसको मंगा करके ज़रूर पढ़िए। हमारी बहुत शानदार तरीके से टीम ने इसको तैयार किया है, और साथ में अगर मैं आपको बता दूं दोस्त यहाँ पर, ठीक है, तो इसको जो है बहुत ही प्यारा प्यारा मेरे भाई वन लाइनर का इस्तेमाल है, मतलब ये निचोड़ हमने बनाया है, हमने गाजर मूली की तरह कंटेंट नहीं भरा, एकदम निचोड़ हमने बनाया है। समझ के बात को लेकर के। आइए चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हम लोग देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहा गया, पढ़िए जरा। तो यहाँ पर सवाल में ये बोला गया 360 मीटर की एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में मेरे भाई पार करती है, और 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में यहाँ लिया गया समय। जब भी कोई भी ट्रेन मेरे भाई बिजली के खंभे को पार करती है, इसका मतलब अपने आप को कर रही है, और जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है भाई, इसका मतलब वो किसे पार कर रही है, तो दोनों को पार कर रही है। तो यहाँ पर ये ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 360 मीटर है, और जब यहाँ पर किसी पुल को पार करती है तो उसे लगता है मेरे भाई 12 सेकंड। ठीक है, अब वो ट्रेन किसे पार करना चाहती है, पुल को, तो खुद की लंबाई होगी 360 और पुल की लंबाई होगी मेरे भाई 150 मीटर, तो कितना लगेगा। ऐसे सवालों को हम लोग विद इन सेकेंड उड़ा सकते हैं, आप इस बात को समझिए। जब ये ट्रेन पुल को पार कर रही थी तो अपने आप को पार कर रही थी, अपने आप को पार कर रही थी, इसका मतलब 12 सेकंड में कितने की दूरी जा सकती है, 360 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 सेकंड में मेरे भाई कितना जा सकता है, तो 360, या हम उल्टा ये भी कह सकते हैं 360 मीटर की दूरी को तय करने के लिए उसे 12 सेकंड लगते हैं। अब उसे कितने की दूरी तय करनी है, तो अपने आप को और पुल को दोनों को पार करना है, मतलब 510 को, 36 15 51 यानी 510। अब उसे इतने की मेरे भाई दूरी पार करनी है, तो यहाँ पर इतने की दूरी पार करने के लिए इतना सेकंड, तो इतने की दूरी को पार करने के लिए कितना लगेगा। आप दोस्तों 12 से काटिए 3 बार में, और 3 से काटिए कितनी बार में, 17 बार में। जीवन में कभी भी कंसेप्ट बना करके पढ़ेंगे ना, कभी दिक्कत नहीं आएगी। रटोगे, छोटी छोटी चीज़ों में यहाँ पर जो है उलझोगे, और फालतू के यहाँ पर वाहियात कंसेप्ट बना के रखोगे, हमेशा परेशानी आएगी, ध्यान रखो। अब यही सवाल देख लो, इतना प्यारा ये NTPC 1 में सवाल पूछा गया, लोग इसको लेकर के एकदम बेचैन, और इतना लंबा लंबा सॉल्यूशन। हमने इसका किताब में भी सॉल्यूशन बड़ा आसान दे रखा है, आप देखो। कहा गया कि ये गांव की जनसंख्या इतनी है, इसमें से इतना भाग पुरुष का है और शेष मेरे भाई महिलाओं का है। यदि इतना पुरुष विवाहित है तो महिलाओं कितना % होंगी। अरे यार क्या जरूरत है तुमको यहाँ पर ये डेटा लेने की, ये बताओ पहले। इसको लेकर के तुम अपना जीवन खराब करोगे। 1000 बार बता रखा है कि जब भी सवाल में यहाँ पर ऑप्शन में % दिया गया हो या रेशियो दिया गया हो, एग्जैक्ट डेटा की आवश्यकता नहीं होती। हमें तो मात्र एक ऐसा डेटा लेना है कि नीचे वाला इसका 9 और इसका नीचे वाला 5 काट दे, यानी 9 और 5 का मल्टीपल। तो 9 और 5 का मल्टीपल यानी पूरी जनसंख्या को हम मानते हैं 45। अब 45 मानते हैं तो इसमें यहाँ पर जो है एक मेल अलग टूटेगा और एक यहाँ पर फीमेल अलग टूटेगा। अब कैसे कैसे क्या कहा गया वो पढ़िए। तो 5/9 भाग जो है इसका पुरुष है, यानी 45 का कितना, तो 5/9। तो आप 45 का मेरे भाई 5/9 जरा निकालना, तो बोलोगे गुरुजी 45 का 5/9 जो है वो 25 हो जाएगा। अगर 45 में से 25 पुरुष है तो महिला कितनी हो जाएगी, तो 20 हो जाएगी। ठीक है भाई, समझ में आ गया बात। अब उसके बाद कहा गया यहाँ पर कि यदि इतना पुरुष विवाहित है, आप यहाँ पर देखिए इसमें से शादी कितने लोगों की हो गई है, तो यहाँ पर जितने भी पुरुष है उसका 3/5, और 3/5 कितना होता है, तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है 5 × 3 15 पुरुष विवाहित है, और 15 पुरुष विवाहित है तो पुरुष की विवाह किससे होगी, महिला से ही होगी ना। और यही बोला गया कि प्रत्येक पुरुष एक से ज्यादा शादी
नहीं कर सकता। तो 15 पुरुष मेरे भाई विवाहित हैं, तो यहाँ पर 15 महिलाओं के साथ में विवाहित होंगे, यानी 20 में से 15 महिलाओं की विवाह हुई है और 5 की विवाह नहीं हुई है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है, यानी 15 महिलाओं का विवाह हुआ है तो ये टोटल 20 का कितना परसेंट है। तो 15/20 इंटू क्या करेंगे दोस्तों, 100 करेंगे और यहाँ से प्रतिशत इनका निकालेंगे। 15 बचे कितना हो जाएगा, 75। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ गए। तो इसीलिए उसमें मेन डेटा की कहीं पर कोई आवश्यकता नहीं थी, आपको उतना परेशान नहीं होना था। आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर अलजेब्रा का एक सवाल आपके सामने है। पावर 4 का मान दिया गया और यहाँ पर पावर 3 का मान पूछा है। कई बार हमने यहाँ पर बताया, हमने मैथ्स के अपने वीओडी बैच में हर जगह पर मेरे भाई बहुत ही बढ़िया तरीके एक्सप्लेन कर रखा है ऐसे सवालों को कैसे उड़ाते हैं। देखो, जैसे पावर मेरे भाई 4 दे रखा है, तो पावर 4 अगर आपके सामने दे रखा है तो आप यहाँ पर क्या करोगे। पावर 4 मेरे भाई 322 है। सबसे पहले पावर को आधा करना सीखो। तो 4 का आधा होता है तुम्हारा 2, और जब भी पावर को क्या करोगे, तो पावर को आधा करोगे तो इसमें 2 जोड़ करके रूट लगा देना। 2 जोड़ोगे तो 324 हो जाएगा और उसका रूट लगाओगे तो हो जाएगा 18। फिर मेरे भाई पावर को आधा करोगे तो तुम्हारा यहाँ पर ये होगा। अब देखो, यहाँ से जब आधा करोगे ना, 2 रास्ते खुलेंगे, एक तुम्हारा मेरे भाई प्लस के तरफ में और एक तुम्हारा मेरे भाई माइनस के तरफ में। चूंकि आपको यहाँ पर कहाँ जाना है, तो आपको मेरे भाई माइनस की तरफ जाना है। तो अगर प्लस की तरफ में जाना होता, वापस से 2 जोड़ के रूट लगाते, माइनस की तरफ में जाना है 2 घटा करके रूट लगाएंगे। यानी यहाँ से अगर मान लीजिए कि हम माइनस की तरफ में आते हैं ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से 2 घटाएंगे, 16, 16 का रूट आ जाएगा 4। और पूरी कायनात को ये बात पता है कि x - 1/x अगर इतना होगा तो x³ - 1/x³ कितना होगा भाई। तो बोलेंगे सर n³ और प्लस हमारा हो जाता है 3n। यहाँ पर 64 में 12 जोड़ोगे 76 आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही उत्तर माना जाएगा। समझ गए भाई। चलिए, बहुत शानदार। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया। प्रश्न संख्या 13 की हम लोग बात करते हैं। 13 वाला सवाल देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में अपने आप की 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह इतना गुना हो जाएगी। अब आप इस बात को समझिए। एक तरफ हमें क्या लिखना होता है, तो एक तरफ में हमें लिखना होता है कितना गुना हो गया, और एक तरफ में लिखना होता है समय। अब ये जो सवाल है ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज का है आपका, ठीक है। हमने YouTube के भी काफ़ी सारे सीरीज़ में पढ़ा रखा है, हम एप्लीकेशन में भी अपने सारे बैचेस में पढ़ाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हर बार पेपर में इसके ऊपर पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए, ये अपने आप का 3 गुना हो रही है और कितने सालों में, 4 सालों में। अब ये बोला गया ना 2187, यहाँ पर ये कितना होगा। तो ये जो 2187 होगा ना भाई, ये आपको समझने की आवश्यकता है। ये 2187 दुनिया की नज़रों में इतना है, और ये जो है 3 का पावर कितना है, तो 7 है। तो वही बात है, पावर 1 है, तो 1 को बनने के लिए कितना लगा मेरे भाई, 4 साल। तो 7 को बनने के लिए कितना, अगर ये अपने आप का 7 गुना, तो ये भी अपने आप का 7 गुना, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में हम यहाँ ये देखते हैं पावर कितना गुना हुआ है। पावर जितना गुना होता है उतना ही गुना हम क्या करते हैं, समय का भी करते हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या बोलेंगे, 28, और 28 हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। ठीक है, ध्यान रखिए। अजी चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, बोला गया मेरे भाई, वह छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात करिए जिसे 16, 19 और 23 से घटाने पर वो हमारा समानुपाती हो जाते हैं। तो जब मात्र हमारे पास में 3 संख्या दी गई होती है, तो ऐसे मान करके चलो ये पहली संख्या हो गई तुम्हारी, उसके बाद में ये दूसरी संख्या हो गई, और फिर इसी को रिपीट करना होता है। कैसे करना होता है मैं बताता हूँ। ये पहली हो जाती है, इसका जो अनुपात दूसरे के साथ में होता है, वही मेरे भाई दूसरे का अनुपात किसके साथ में बनाना पड़ता है, तीसरे के साथ में। हालांकि ये भी अनुपात में है नहीं, कोई यहाँ पर अनुपात वाला कंसेप्ट मत लगाना। बोला गया यहाँ पर कि इन संख्याओं में से, बोला गया इनमें से कितना घटा दें, यही बोला गया। छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात करिए जिन्हें इतने से घटाने पर तब ये समानुपाती हो जाए, घटाने पर ये समानुपाती हो जाए। तो एक तो मेरे भाई आप यहाँ सहारा ले सकते हो ऑप्शन का, ठीक है, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर क्या ले सकते हो, तो मेथड का। मैं ऑप्शन का ही बोलूंगा। 16 में से घटाओ तो ये तुम्हारा 15 और ये तुम्हारा 18, और यहाँ पर मेरे भाई 18 और ये तुम्हारा 22। अगर ऑप्शन नंबर ए उठाया तो यहाँ देखोगे तो सर ये 5 और 6 का अनुपात बना रही हैं। तो क्या ये 5 और 6 का अनुपात है, तो नहीं, ये 9 का है और 11 का है। तो ये तो मेरे भाई बिल्कुल भी ऑप्शन सही
नहीं है। अब हम कौन सा ऑप्शन उठाएं भाई, तो मान लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी उठाते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। इसमें से अगर आप मान लीजिए 16 में से 8 घटाते हो तो इतना आएगा, और 19 में से 8 घटाते हो तो 11 आएगा, इसमें से 8 घटाते हो तो 11 आएगा, ये तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 15। ये भी हमारा ऑप्शन मेरे भाई नहीं है। अगर हम 7 निकालते हैं, मान लीजिए मैं मेथड भी बता दूंगा आपको, मेथड भी कैसे होगा। इसमें से 7 निकालते हो तो ये 9 आ जाता है, और इसमें से 7 निकालते हो तो 12 आ जाता है, जिनमें रेशियो 3 और 4 का हो जाता है। और अगर आप इसमें से 7 निकालते हो तो 12 होता है, और इसमें से 7 निकालते हो तो कितना हो जाता है भाई, आपका ये 16 हो जाता है। ये भी मेरे भाई देखोगे 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में, यानी ये 3 4, ये 3 4, मतलब 7 जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात आती है कि नहीं नहीं, इसे अगर मेथड से करना हो, ऐसे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा 4 ऑप्शन चेक करने में। मेथड से करना हो तो हम कैसे करेंगे। मेथड से करने का मेरे भाई सीधा सीधा अपने के पास में ट्रिक है। ट्रिक ये है, पहली वाली को आखिरी वाली से गुना करो तो यहाँ पर 16 इंटू 23 हो जाएगा भाई। उसके बाद में जो बच गया उसे आपस में गुना करो तो 19 इंटू 19 हो जाएगा भाई। ठीक है, जिससे गुना किया उसे जोड़ दो तो ये तुम्हारा 39 हो जाएगा, और जिससे गुना किया उसे जोड़ दो तो 38 हो जाएगा। बस यहाँ पर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 16 का 3 गुना कितना होता है, 48 होता है, तो 8 पास में, और 16 दूना 32, और मेरे भाई 4 हमारा 368। यहाँ देखेंगे 361, और नीचे में देखेंगे तो 1 आ जाना है आपका, कितना 1, इसमें से घटाओगे कितना है, 7 आएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में कभी भी पता करना हो, सीधा ट्रिक होता है, चाहे कुछ जोड़ करके समानुपाती बनाना है या कुछ घटा करके बनाना है, पहले को आखिरी के साथ में, इन दोनों को एक साथ में, और ऐसे आप बना पाओगे। आ जाओ चलो अगला सवाल। यहाँ देखो 15 नंबर सवाल मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, बहुत ही हल्का और आसान सवाल है। सवाल में देखिए क्या कहा गया है, तो बोला गया है कि दिए गए आकृति में ओ जो है हमारा वृत्त का मेरे भाई केंद्र है। उसके बाद में पी ए बी का यहाँ पर ये जो मान है ये हमारा 35 डिग्री है। तो सवाल में हमसे यहाँ पर ये बाहर वाला मान पूछा गया है। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप एक बात बताइए, आप लोग तो ये अच्छे से पढ़े हुए हैं कि अगर ये केंद्र है तो ये हमारा डायमीटर होगा, और एक डायमीटर सेमी सर्कल के ऊपर में कितने का एंगल बनाता है, तो 90 का बनाता है। 90 में अगर ये हमारा 35 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो भाई 55 हो जाएगा। सिंपल सी बात है यहाँ पर। और अगर ये 55 होगा दोस्तों, तो आप मुझे एक बात बताइए, ये आपका रेडियस है और ये भी आपका रेडियस है, तो अगर ये 55 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा जो लास्ट जवाब है ना, आप वो दे दीजिए तो हम समझ जाएंगे आपको आ गया। एक सीधी रेखा पर कितने का कोण होता है, 180 का होता है। उस 180 में अगर ये 55 है तो ये कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी 125 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से हम इसे निपटा सकते थे। आइए चलिए, हमारी तरफ से एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है। 15 क्वेश्चन के बाद में हम एक सवाल आप लोगों को होमवर्क दिए हैं, और इस सवाल का जो सही उत्तर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो मेरे भाई सही उत्तर देगा उसको हमारी तरफ से हार्ट मिलेगा, पक्का है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, और अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमारे सामने यहाँ पर क्या है, बड़ा प्यारा यार, लाभ और हानि का ये सवाल है। और कहा गया है कि लवली बिक्री मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करती है, प्रॉफिट के परसेंट का वो पता करती है, और जबकि बंटी जो है लागत मूल्य यानी सीपी पर अपना प्रॉफिट परसेंट का गणना करता है। ठीक है, वे पाते हैं कि उनके लाभ में 100 रुपए का अंतर है। यदि उनका विक्रय मूल्य समान है और दोनों को 25% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी एक लवली है और एक यहाँ पर बंटी है। ये लवली के खरीदने का दाम है और ये बेचने का दाम है, और उसी तरीके से बंटी का खरीदना और बंटी का बेचना। यहाँ पर लवली के केस में क्या होता है कि आपको प्रॉफिट होता है 25% का, जो कि हमारा 1/4 के बराबर है। लेकिन ये जो लाभ होता है ना लवली को, वो होता है किस पे, सेलिंग प्राइस पे। यानी नीचे वाली वस्तु लवली की सेलिंग प्राइस होती है और ऊपर वाली वस्तु प्रॉफिट होती है। यानी लवली 4 रुपए में अगर वस्तु को बेच रही है तो 4 में से 1 कम कर दीजिए तो खरीदा कितने में उसने, 3 में। वही हमारे बंटी भैया हैं, और बंटी भैया 25% के प्रॉफिट में बेचते हैं, मतलब 1/4 में। तो नीचे वाला उनका सीपी होता है, क्यों, क्योंकि कहा गया बंटी कैलकुलेट इज प्रॉफिट ऑन सीपी। तो यहाँ पर अगर ये बंटी भैया का प्रॉफिट है तो वो किसके ऊपर में है, तो सीपी के ऊपर में। तो खरीदे ये कितने में है, 4 में, 1 रुपये का प्रॉफिट कमा करके बेच दिए हैं 5 में। अभी तक आप लोगों ने यहाँ पर ये बात लिख दिया है। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करें तो सवाल में यहाँ पर ये कहा गया कि इफ देयर सेलिंग प्राइस इज सेम, यानी बेचने की कीमत बराबर है, यानी अगर ये बराबर है
तो अगर मैं इसे मेरे भाई 5 से गुना करूं और इसे अगर 4 से गुना करूं तब जा करके बराबर होगा। तो इधर गुना करने के लिए मुझे यहाँ पर भी गुना करना होगा और यहाँ गुना करने के लिए यहाँ पर भी गुना करना। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंस इन देयर प्रॉफिट इज मेरे भाई कितना, तो 100 रुपए। अब ये भाई का प्रॉफिट देखो, ये प्रॉफिट कितने का है, 15 में खरीदा है और 20 में बेचा है, तो प्रॉफिट है कितने का, तो प्रॉफिट बोलोगे गुरुजी 15 में खरीद करके 20 में बेचना मतलब 5 का प्रॉफिट, और ये 16 में खरीद के 20 में बेचा है तो 4 का प्रॉफिट। ये जो 100 रुपए है ना, ये क्या है, तो इन दोनों का डिफरेंस है, यानी यहाँ पर 5 माइनस 4 यानी ये 1 की वैल्यू है। और क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू, सेलिंग प्राइस का मतलब कितने का मान, तो 20 का मान, 100 इंटू 20 हमारा कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, तो ऐसे सवालों को ऐसे ही बनाते हैं एकदम प्यार और मक्खन से, और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आती है। आइए चलिए, प्रायिकता का सवाल है आप लोगों के सामने। 18 नंबर क्वेश्चन को आप जरा देखिए, कितना बढ़िया और प्यारा सवाल दिया गया है। बोला गया यहाँ पर एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंदे हैं, काली में से एक के बाद एक बिना प्रतिस्थापन किए 2 गेंदें निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि दोनों गेंदें काली होंगी। आप यहाँ पर 10 काली निकाल रहे हैं, 5 वाइट निकाल रहे हैं, और जो आपको निकालना है वो देख लीजिए, तो आपको निकालना है ब्लैक, और वो भी यहाँ पर क्या, तो बिना रिप्लेसमेंट के। आप यहाँ पर कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे मान करके चलिए कि आप शुरू में जो गेंद निकालेंगे उसमें प्रायिकता कितनी आएगी मेरे भाई, काली होने की। तो यहाँ पर 10 गेंदे हैं और कितनी है, आउट ऑफ 15 मेरे भाई। ठीक है, उसमें से अब आप एक निकाल चुके हैं, तो एक निकाल चुके हैं और वो काली निकल चुकी है। तो अब यहाँ पर 10 में से कितनी बच गई, 9, और यहाँ 15 में से कितनी बच गई, 14। ये हमारा होता है विदाउट रिप्लेसमेंट का केस। तो पहली बार में 15 में से 10 गेंदों आने की संभावना हो सकती है, और अगले में से 14 में से 9 आने की मेरे भाई काला संभावना हो सकता है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं रहता तो सेम चीज़ को उठा करके छाप देते। बस यहाँ ये समझ लीजिए, 5 से काटिए 2 बार में, 5 से काटिए 3 बार में, 3 से काटेंगे यहाँ 3 बार में, और यहाँ पर 2 से काटेंगे 7 बार में, 3/7। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। पूरा प्रोबेबिलिटी हमने यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, तो आप अगर सर्च करोगे प्रोबेबिलिटी बाई आदित्य रंजन सर, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी और वहाँ से आप पूरी प्रोबेबिलिटी देख पाओगे। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया, जरा सवाल में पढ़िए। सवाल में यहाँ पर ये बोला गया है कि देखिए 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार से हैं कि वो मेरे भाई बाकी के 2 लोगों को स्पर्श करते हैं, तो उनके अंदर का जो भाग है, घिरा हुआ जो भाग है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी का है और ये हाईली कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें सारा जलवा जो है वो कैलकुलेशन का है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आपकी पहली हो गई, उसके बाद में यहाँ पर ये मेरे भाई क्या हो गया, तो सेम तरीके से ये आपका दूसरा गेंद हो चुका है, और उसके बाद में यहाँ पर ये मेरे भाई तीसरा हो चुका है, और तीनों में यहाँ पर जो है वो घिरा हुआ है। और कौन सा क्षेत्र घिरा हुआ है, तो आपसे यहाँ पर ये वाला है, इसी का एरिया पूछा है। तो बोला गया 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार हैं कि वो मेरे भाई बाकी 2 को स्पर्श करते हैं। अब यहाँ पर ये सेंटर है सबका मेरे भाई, क्या बराबर है, तो रेडियस बराबर है। तो यहाँ ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। जब हम इन्हें ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल, कितने साइड का, तो RR 2R का, RR 2R का मेरे भाई, RR 2R का। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर यहाँ पर ये कलर वाला एरिया निकालना है, तो पूरे के पूरे समबाहु त्रिभुज में से हमें यहाँ पर सर्कल के 3 खंड, यानी यहाँ पर ये 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, मतलब यहाँ पर ये एक सेक्टर हो जाएगा 60 का, 60 का एक और सेक्टर हो जाएगा, और मेरे भाई यहाँ पर 60 का एक और सेक्टर हो जाएगा, यानी 180 डिग्री माइनस करना होगा। तो जो क्षेत्रफल हम निकालना चाहते हैं उसके लिए मुझे पूरा का पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल में से लगभग 60 60 60 यानी मतलब 180, 180 का मतलब होता है क्या, एक सेमी सर्कल, इतने के एरिया के बराबर मुझे माइनस करना होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो a का स्क्वायर, a मतलब साइड, तो साइड यहाँ पर कितना है, तो भाई 2r का होल स्क्वायर है। हालांकि 2r का होल स्क्वायर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये बराबर है मेरे भाई 4r स्क्वायर के। और एक सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, तो πr स्क्वायर बाई कितना हो जाता है, तो भाई 2 हो जाता है। आप 4 से 4 काट दो, आर स्क्वायर यहाँ भी, आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो आप आर स्क्वायर को दोस्त कॉमन ले लो, यहाँ पर आ जाएगा आपका √3 हो जाएगा, और π/2 यानी 22/7 का आधा 11/7 हो जाना है। ठीक है, अगर आप मेरे से बोलोगे सर इसको सॉल्व करिए, तो देखिए अभी आर स्क्वायर को बाहर ही रखिएगा, अंदर मत आने दीजिएगा। √3 की वैल्यू यहाँ पर 1.732 दी गई है, तो आप यहाँ पर इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
और यहाँ पर 11/7 आप इसमें से माइनस कर दीजिए। आप अगर देखेंगे तो आर स्क्वायर का मान हमारा कितना होता है, आर का मतलब यहाँ पर 3.5, 3.5 का मतलब 7/2, 7/2 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर 49, 2 का होल स्क्वायर 14। ठीक है, अगर आप इसे करोगे तो 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 3 21, 22 हो गया मेरे भाई, 7 7 49, 2 51 और यहाँ पर जो है 12। तो 12.124 में से अगर हम 11 घटा देंगे, 12.124 में से 11 घटा देंगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई 1.124 और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आप यहाँ पर अगर आप इसे काटते हो तो जैसे 7 ने इसको 7 बार में लपेटा और 4 इसे काटेगा 2 बार में 8, उसके बाद में 8 बार में और यहाँ पर इतना बार में, तो 0 पॉइंट मेरे भाई इतना आ जा रहा है। लास्ट में मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 8 56 का 6, 5 हाथ में 7 दूनी 14, 5 19, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। तो ये एक हाईली कैलकुलेटिव और बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और इसको इसी तरीके से करना था। क्यों? क्योंकि इसमें √3 का मान आपको लेना है। वही वैल्यू अगर आपको नहीं लेनी होती तो आपकी मौज आ जाती, चांदी चांदी हो जाती, बस ये समझ लो। आज ये मेरे भाई यहाँ पर साधारण ब्याज का बड़ा सा प्यारा सा सवाल है और हम लोग यहाँ पर इसको बनाते हैं, देखते हैं ये सवाल कैसे बन सकता है। सवाल में यहाँ पर कहा गया कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 7,000 रुपए की राशि उधार दी है। 3 सालों के बाद में बैंक को इतना रुपया का भुगतान किया और 5 सालों के अंत में इतने का भुगतान किया और सारा बकाया साफ कर दिया। मैं वो व्यक्ति हूं, मुझे जरूरत पड़ी थी, मैं पैसे लेकर के आया था, 7,000 रुपए लेकर के आया था। तो जब तक मैं बैंक को कुछ ना कुछ की पेमेंट नहीं करूंगा तब तक बैंक जो है वो मेरे ऊपर में कितने का ब्याज लगाएगा, तो 7,000 के ऊपर में ब्याज लगाएगा। समझ गए? तो जब तक मैंने कोई पेमेंट नहीं किया था तो बैंक ने मेरे भाई 7,000 पे ब्याज लगाया था, 8% के रेट से लगाया और 3 सालों तक लगाया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद में मेरे भाई जैसे मैंने 7,000 रुपया में से 3,000 रुपया दे दिया बैंक को, अब बैंक मेरे पे 4,000 पर ब्याज लगाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई अब बैंक मेरे पे कितने पे ब्याज लगाएगा, तो 4,000 पे, कितने के रेट से, आर के रेट से, और कितने समय के लिए, 2 समय के लिए। तो ये मेरे भाई ब्याज हो जाएगा और ये ब्याज हमारा कितने के बराबर होगा। तो आप बोलोगे सर आपने पैसा लिया था कितना रुपया, तो 7,000 रुपया लिया था और आपने जो बैंक वालों को पेमेंट किया है, जो अमाउंट दिया है, वो एक बार आपने 3,000 रुपया दिया है और एक बार आपने 5450 दिया है, यानी आपने 8,450 दिया है। तो कुल मिलाकर के जो आपका ब्याज बना वो आपने कितना दिया मेरे भाई, तो 1,450 रुपये आपने ब्याज दिया है। 1,450 का आपने क्या दिया है, तो ब्याज दिया है। तो पहले मेरे भाई 7,000 पर 3 साल का ब्याज, फिर 4,000 पर 2 साल का ब्याज, और ये बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा दोस्तों 1,450 के। आप इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाना है। 2 से 2 खत्म और 2 से 2 खत्म, 0 हो गया, 0 हो गया, आपका 0 हो गया, खेल खत्म भाई। अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 21 आर हो जाएगा, ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा 8 आर और ये हो जाएगा 145 के। कुल मिलाकर के 29 आर की वैल्यू हमारी हो जानी है 145। इससे अगर हम काटेंगे तो 5% आएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे सवालों को ऐसे ही बनाते हैं कि जो उधार लिया था वो एक तरफ, जो पैसा दिया वो एक तरफ, डिफरेंस हमारा ब्याज का आ गया। ठीक है, और ब्याज कैसे लगा, तो पहले जब तक पूरा पैसा नहीं दिया था तब तक उस पे लगा, फिर जैसे 3,000 भर दिए तो बाकी पैसे पर 2 साल का ब्याज लगा और इस तरीके से आप इसे बना पाए। आइए, तो एक ऐसा सवाल जहां पर लगभग 90% बच्चों ने मॉक में गलती की है और ये गलती हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर हुई है। ठीक है, अगर आप इसको बेसिक से बनाने जाओगे ना तो आप भी उस 90% की भीड़ में रहोगे, तो इसीलिए मैं आपको उस गलती से सुधारना चाहता हूँ इस सवाल से। क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा पढ़िए। ये कहा गया है कि ये समीकरण है, इसका एक मूल 5/2 है, तो दूसरा मूल कितना होगा और यहाँ पर m का मान कितना होगा। तो सबसे पहले अगर मानो ये समीकरण है और ये उसका मूल है, तो अगर ये मूल है तो इसको यहाँ पर रखेंगे ना x के जगह पर, तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा। कोई भी रूट किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर हम बात करते हैं तो 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा 25/4 भाई। उसके बाद में 8 इंटू कितना हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा, और उसके बाद में कितना होगा, तो -m हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। आप यहाँ पर काटो भाई, तो ये हमारा हो जाना है। ठीक है, 25 में से 40 गया तो बोलोगे सर माइनस का 15/2 और ये बराबर हो जाएगा माइनस यहाँ पर कितने के, सॉरी, तो ये बराबर हो जाना है मेरे भाई यहाँ पर, ये m उधर चला गया तो m के, तो m की वैल्यू मेरे भाई -15/2 आ गई। अब -15/2 यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, तो ये हमारे दो इक्वेशन हो गए। ठीक है, अब लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि लोग यहाँ पर ये करते हैं कि देखो -15/2 तो फिक्स हो गया यहाँ पर है, तो यानी ये दो ऑप्शन होंगे। उसके बाद में सेकंड रूट निकालने के बजाय, ये यहाँ पर क्या करेंगे, 5/2 को पुट करेंगे। देखो, बोलेंगे कि अच्छा ये दो ऑप्शन में किसी एक को चेक कर लो, अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो यही आंसर है।
अब आप 5/2 को यहाँ पर रखते हो और 5/2 को रखते हो तो यहाँ पर बोलते हो 2 इंटू 5/2 का स्क्वायर मतलब 25/4 भाई। उसके बाद में यहाँ पर 8 इंटू हो जाएगा आपका 5/2 भाई। और उसके बाद में माइनस आपका m का मतलब यहाँ पर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो -15, माइनस माइनस मैं सीधा प्लस ही लिख देता हूँ भाई कि प्लस हमारा 15/2। और ये चेक करते हैं क्या ये 0 आ रहा है, तो आप जब इसे काटोगे तो 25 और प्लस 15 40, यहाँ पर तो बोलोगे ये 40 हो गया, तो बोलोगे सर 40 माइनस 40/2 यानी कितना 0 सेटिस्फाई कर गया, तो ये आंसर होगा। जैसे आप यहाँ पर ये काम करते हो सबसे वाहियात आप काम करते हो, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया द सेकंड रूट ऑफ द इक्वेशन, और ये सेकंड रूट नहीं है, ये सेकंड रूट नहीं है मेरे भाई। सेकंड रूट यहाँ पर देखो, पहला रूट भी 5/2, दूसरा भी 5/2, कैसे पॉसिबल है? तो इसलिए ये मेरे भाई नहीं होगा। अब ये नहीं होगा तो क्या 3/2 होगा? तो आइए हम चेक करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 3/2 को हम चेक करेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 2, और उसके बाद में 3/2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 9/4, उसके बाद में यहाँ पर 8 इंटू हमारा हो जाएगा 3/2, और उसके बाद में माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा मेरे भाई 15/2। ठीक है, अगर आप यहाँ पर काटोगे तो बोलोगे सर ये हो गया 9 जमा 15 24, और 24 माइनस 24 हो जाएगा 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ऑप्शन होगा। ठीक है, बट आप में से मुझे पता है काफ़ी सारे लोग इस बात के लिए बहस कर रहे होंगे, सर क्या पता उसके दोनों रूट 5/2 हो, क्या पता वो परफेक्ट स्क्वायर का कंसेप्ट बन रहा हो, तो पहला भी 5/2 दूसरा भी 5/2। तो उनको मेरे भाई यहाँ पर सेटिस्फाई करने के लिए मैं इस सवाल को बेसिक से भी बना करके दिखा देता हूँ। आप देखो यहाँ पर ये बेसिक से जब आप इसको बनाओगे तो आपका ये सवाल कैसे बनेगा ज़रा देखो। आप मत करो मेरे भाई यहाँ पर कोई ऑप्शन का खेल मत करो, आप बेसिक से देखो। तो बेसिकली आपका जो इक्वेशन है वो यहाँ पर आपका ये है 2x², उसके बाद में आपका -8x हो चुका है। ठीक है, -m की वैल्यू लेनी है, इस बात को याद रखना, -m का मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ चला जाएगा, समझ गया ना? तो -m का मतलब कितना होता है 15/2, और ये हमारा बराबर हो जाएगा 0 के। 2 से सब में मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4x², ये हो जाएगा 16x हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। द्विघात समीकरण हल करने का नियम पता है कि नहीं पता है? पता है ना? तो कैसे करते हैं बताना। दो ऐसी संख्याएं गुना करने पे 60 और जोड़ने पे -16, कौन सी मिलेंगी? दो ऐसी संख्याएं, तो -10 और -6, ये दो ऐसी संख्याएं हैं, अगर हम गुना कर दें तो +60 आ जाएगा और जोड़ दें तो -16 आ जाएगा। अब वो दो संख्याएं पता करने के बाद में उनको यहाँ पर क्या करना, 3 स्टेप में निकलता है। स्टेप नंबर 1 संख्या पता करें, स्टेप नंबर 2 x² के साथ में जो है उससे डिवाइड करें, तो डिवाइड कर दिया, और स्टेप नंबर 3 होता है कि इनके चिन्ह को बदल दो, तो चिन्ह को बदल दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा भाई 5/2 पहला मूल, और ये हो जाएगा मेरे भाई 3/2 दूसरा मूल। तो अगर पहला मूल तुम्हारा यहाँ पर 5/2 था तो दूसरा मूल तुम्हारा कितना होगा, 3/2, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर। यानी यहाँ पर ये m का मान और ये तुम्हारा दूसरा मूल यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सेटिस्फाई करेगा। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो समझ गया ना गलती कहाँ हो रही थी, अब नहीं करना है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर सवाल देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कहा गया, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, और ये समय तथा कार्य का क्वेश्चन है, मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल है। बोला गया रेलगाड़ी पी जो है, यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी पी बिंदु ए से प्रातः 10 बजे चलती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर एक ये ट्रेन है मेरे भाई, यहाँ पर ये ट्रेन का नाम क्या है, तो पी है, और दूसरी ट्रेन यहाँ पर चल रही है उसका नाम यहाँ पर क्यू है। जिस स्थान से ये चल रही है उसका नाम ए है, और जिस स्थान से ये चल रही है उसका नाम बी है। कुल मिलाकर के दोनों के बीच की जो दूरी दी गई है वो 360 मेरे भाई दी गई है यहाँ पे। तो पढ़ सकते हैं कि रेलगाड़ी पी बिंदु ए से प्रातः 10 बजे, रेलगाड़ी पी बिंदु ए से प्रातः कितने बजे, तो मेरे भाई 10 बजे। उसके बाद यहाँ पर कहा गया और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसकी जो रफ्तार है वो कितने की है, तो 60 की है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई बोला गया कि एक ही समान सीधी 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर बोला गया यहाँ पर जो है बी पर पहुंचती है, और बाकी बी जो है यहाँ पर वो कितने बजे चल रही है, तो बी जो है मेरे भाई प्रातः 11 बजे, यहाँ पर ये चलती है 11 बजे। और बोला गया बिंदु बी से चलना प्रारंभ करती है, जो यहाँ पर बोला गया है कि बिंदु बी से चलना प्रारंभ करती है और एक समान चाल से बिंदु ए से ओर जाती है। रेलगाड़ी पी को या रेलगाड़ी बी से इतना किलोमीटर की दूरी पर मिलती है, तो बोला गया क्यू की चाल क्या है। मतलब यहाँ पर ये इसकी तरफ में जा रहा है और ये इसकी तरफ में जा रहा है। ये 10 बजे निकलता है तो ये 11 बजे निकलता है। इसकी रफ्तार 60 किलोमीटर पर आवर की है, तो इसकी रफ्तार कितनी होगी कि यहाँ पर ये जो है कितना मीटर यहाँ से बी से 160 किलोमीटर की दूरी पर ये मिल गया है। यही क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 160 नहीं 120 किलोमीटर की दूरी पर मिला है।
कि बोला गया जब ये यहाँ से चला था और जब ये यहाँ से चला था तो यहाँ 120 किलोमीटर की दूरी पर भाई मिल गया। अब देखो रिलेटिव स्पीड के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो सक्सेसफुल तब होते हैं जब आप दोनों के टाइम को सेम करते हो। ठीक है, टाइम सेम नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी भाई। देखो तो अगर इसको 11 बजे चलाए तो इसको भी 11 बजे चलाओ, तो ये 11 बजे कहाँ पर होगा फिलहाल, तो बोलोगे 360 में से ये तुम्हारा 120 निकल गया तो ये होगा मेरे भाई 240। अभी देखते चलो कितना होगा, 240 होगा। अब उसके बाद में ये 10 बजे है तो इसको 11 बजे चलाओ, 11 बजे चलाओगे तो ये 11 बजे यहाँ पर आएगा। 11 बजे में ये कितना दूरी तय कर चुका होगा, तो 1 घंटे में ये मेरे भाई 60 की दूरी तय कर चुका होगा। अब एक बात बताओ, आप समझदार हो यहाँ पर, मतलब बढ़िया इंसान हो आप खुद ही सोचो यार यहाँ पे। ठीक है कि ये हमारा 60 है और ये हमारा 120 है, यानी 60 और 120 180। तो अगर 180 ये हो चुका है तो इसमें से यहाँ पर ये वाला दूरी कितना होगा, तो ये वाला दूरी हमारा 180 होगा। होगा कि नहीं होगा। अब आप कल्पना करिए कि एक ही समय के ऊपर में 11 बजे में ये ट्रेन यहाँ से चलती है और ये ट्रेन यहाँ से चलती है और यहाँ पर जा करके मिल जाते हैं। तो जब हमारा टाइम सेम होता है ना, चाहे जितने बजे मिले हो, 12 बजे 1 बजे या जो भी है, तो जब हमारा टाइम सेम होता है ना तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर डिस्टेंस अगर बात करें 60 से 3 बार में और यहाँ बात करें तो 2 बार में, यानी ये डिस्टेंस का रेशियो है और डिस्टेंस ही स्पीड कहलाती है। तो यहाँ पर ये 3 का मान कितना दे रखा है, तो 3 का मान मेरे भाई 60 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। 3 का मान 60, 1 का मान 20, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 का मान 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी फॉर कहो ना प्यार है। तो समय चाल ये वाले सवाल जो होते हैं इन्हें ऐसे ही बनाओ, बहुत ही तरीके से बनेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। अब आ जाइए टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्टर वाला, एक ऐसा सवाल जिसमें मुझे पता है कि आपको कंफ्यूजन होगा, इसीलिए मैंने जान करके उठाया ताकि आज इस सवाल के माध्यम से हम आपके कंफ्यूजन को एकदम खत्म कर दें, दूर दूर तक मेरे भाई जो उठा करके इसको हम फेंक दें। कॉन्ट्रैक्टर का सवाल जिसको हमेशा झूठा बताता है, हमेशा झूठा काम आपको दिलासा देता है। इसने यहाँ पर क्या कहा, तो बोला एक ठेकेदार एक काम को 250 दिनों में पूरा करने का वचन देता है और वो 50 दिनों के लिए इतने श्रमिकों को नियोजित करता है और वे काम का आधा हिस्सा पूरा भी कर देते हैं। फिर वह श्रमिकों की संख्या घटा करके 100 कर देता है जो 120 दिनों के लिए काम करते हैं, जिसके बाद 20 दिनों की छुट्टियां होती हैं। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए शेष अवधि में या शेष अवधि के लिए छुट्टियों के बाद कितने श्रमिकों को नियोजित करना चाहिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, रात रात भर हम लोग आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और बस एक ही मंशा होती है कि हम आपको कितना कंटेंट दे पाएँ और आपके सिलेक्शन में कितना योगदान हम लेकर आ पाए। तो इस सवाल को अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया, तो बोला गया भैया देखो एक कॉन्ट्रैक्टर है, 300 वर्कर को लगाया 50 दिन और इन लोगों ने कर लिया मेरे भाई आधा काम। यानी अगर हम बात करते हैं तो हमने 300 कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया था और कितने दिनों के लिए बुलाया था, 50 दिनों के लिए। आधा काम इन लोगों ने कर लिया है। बाकी का जो आधा काम है वो कैसे होता है, तो जो बाकी का आधा काम है दोस्तों यहाँ पर वो ऐसे होता है, ही देन reduces द नंबर ऑफ वर्कर 200, ये 100 तक लेकर के आता है, 100 से कम नहीं करता है, 100 तक लेकर आता है। हु वर्क फॉर 120 डेज, यानी उसके बाद में 100 लोग जो है कितने दिन काम करते हैं, 120 दिन काम करते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आफ्टर विच देयर इज अ 20 डे हॉलीडे, 20 दिन की छुट्टी हो जाती है। तो बोला गया हाउ मेनी वर्कर मस्ट ही एम्प्लॉय आफ्टर हॉलीडे फॉर द रिमेनिंग पीरियड टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, अब कितने लोगों को उसे हायर करना चाहिए और बचे हुए समय के लिए। अल्टीमेटम उसके पास में कितने दिन का था, आप ये बताओ। तो यहाँ पर मोदी जी ने कहा था सुनो हम रैली करने आ रहे हैं, 250 दिन का तुम्हें समय देते हैं, इतने दिन में बढ़िया सा एक ऑडिटोरियम बनवा देना। 250 दिनों में से 50 दिन तो पहले उसने काम करवा दिया, तो बचे 200 दिन। 200 दिनों में से मेरे भाई यहाँ पर जो है 120 दिन और काम हो गए, बचे 80 दिन। 80 दिनों में से 20 दिन कितने दिन में निकल गए, तो छुट्टियों में निकल गए, बचे 60 दिन। यानी बचे हुए मजदूर उसके पास में मात्र 60 दिन काम कर सकते हैं, तो उसे कितने लोग लगाने हैं, ऐसे समझ लो 60 ही दिन है उसके पास में, तो कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे। जितना काम ये है आधा काम, तो ये भी मेरे भाई आधा काम है, इसलिए दोनों वर्क हमारे क्या है, तो दोनों वर्क हमारे बराबर है। आप यहाँ से जो भी कॉमन उठा सकते हैं आप उठाइए दोस्त। यहाँ पर जैसे आप 60 उठा सकते हैं, 60 उठाइए, 60 से आप इसे 2 बार में काट सकते हैं और 60 से आप इसे 5 बार में। ये आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये 250 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, x। अब 200 में कितना जोड़ोगे कि 250 आएगा, तो बोलोगे गुरुजी 50। कौन सा ऑप्शन है, तो सी है। तो सवाल मेरे भाई जितना मुश्किल दिखने में लग रहा है, सॉल्यूशन हम आपको उतना हलवा बना करके दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का।
आज ये चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया जरा पढ़िए। कहा गया यहाँ पर कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान 3.5 मीटर चौड़े पथ पर घिरा हुआ है, तो पथ का क्षेत्रफल कितना हो। ये असल में यहाँ पर क्या है, तो ये आपका मेरे भाई मैदान है। ये आपका क्या है, तो ये आपका मैदान है। और ये जो घिरा हुआ है वो किससे घिरा हुआ है, तो ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर एक और पथ से ऐसे घिरा हुआ है। चारों तरफ से यहाँ पर ये घिरा हुआ है। एरिया ऑफ पाथ यानी सर्कुलर ट्रैक है, या अंगूठी भी आप इसे कह सकते हैं। आपको मेरे भाई यहाँ पर इसका एरिया निकालना, ये ट्रैक का एरिया। तो क्वेश्चन में कहा गया सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 7। ये जो सर्कुलर ग्राउंड है यहाँ पे, इसकी रेडियस कितनी है, तो 7 है। और ये यहाँ पर घिरा हुआ एक पाथ है जिसकी चौड़ाई कितनी है, 3.5 है। मतलब ये वाला जो मान है ये हमारा कितना है, तो ये हमारा 3.5 है। तो क्वेश्चन में कहा गया ये एरिया बताओ। 1000 दफा बता रखा है। इसका क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका होता है वो यहाँ पर क्या होता है, तो पाई इंटू मेरे भाई कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस यहाँ पर स्मॉल आर स्क्वायर। अब बोलोगे गुरुजी कैपिटल आर स्मॉल आर क्या होता है, तो ये होता है स्मॉल आर, और इसमें अगर इसे जोड़ दोगे तो होता है कैपिटल आर। तो पाई की खुद की वैल्यू देखो 22/7 लेने को कहा गया, तो वो हम लोग यहाँ लेंगे, ठीक है। और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होगी, तो पूरा पूरा जोड़ दो, यानी 10.5 का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद में स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब पूरी दुनिया को ये बात क्या पता है, पूरी दुनिया को ये बात पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब एक बार इसे घटाना होता है। 10.5 में से 7 घटाओगे 3.5, 3.5 का मतलब 7 बटे होता है 2, और एक बार इसे इसमें जोड़ना होता है। तो यहाँ पर 10.5 में 7 जोड़ोगे तो हो जाएगा 17.5, 17.5 का मतलब यहाँ पर कितना हो गया, तो 35/2 होता है। समझ गए बात को। आप यहाँ पर इसे लपेट सकते हो, तो लपेटो। 7 से 7 को खा जाओ, 2 से यहाँ पर कितनी बार में काट दो, 11 बार में काट दो, और मल्टीप्लाई करोगे 5 हो गया मेरे भाई, 8 हो गया, इतना हो गया, बट्टे में कितना 2। ये मेरे भाई हो जाएगा 192.5। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो सी फॉर कहो ना प्यार है, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा स्ट्रेटजी, थोड़ा सा कंसेप्ट और पेपर आपका खत्म है, ठीक है। बाकी हम आपको बता दें, देखिए अगर आप मैथ्स की बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो पूरी भारत में रेलवे की सबसे नंबर 1 मैथ्स की जो किताब है ना, वो मेरे भाई आपके सामने ये रही, रेलवे गणित। मैं इसे नंबर 1 क्यों कह रहा हूँ, इसे नंबर 1 मैंने नहीं बनाया, इसे नंबर 1 आप लोगों ने बनाया है। हमने तो सिर्फ किताब लिखने का काम किया था, लेकिन वो इतने कम समय में इतने ज़्यादा लोगों के अंदर में प्रचलित हो जाएगी, इतना ज़्यादा वायरल हो जाएगी, हमने भी नहीं सोचा। हमने मेरे भाई इसके अंदर में जो कंटेंट डाला वो ये सोच करके कि हमें पता है रेलवे वाले बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, तो जितने भी चैप्टर है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरे के पूरे हमने टाइप वाइज डाले। इसके अंदर में रेलवे के सभी परीक्षाओं को हम यहाँ पर ALP टेक्नीशियन और ये सारी परीक्षाओं को हमने सम्मिलित किया। सारे चैप्टर हमने इसमें टाइप वाइज किए मेरे भाई, सारे क्वेश्चंस हमने लेवल वाइज किया, और हर एक चैप्टर के अंत में हमने इसकी प्रैक्टिस शीट एक डाल दी, हर एक चैप्टर का एक टेस्ट हमने डाल दिया। आज मेरे भाई इसके सॉल्यूशंस बच्चों में बहुत फेमस हो रहे हैं, बहुत वायरल हो रहे हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से बच्चे पढ़ भी रहे हैं। क्योंकि एक तो इतनी मोटी किताब जो 500-600 की आती है, उसको हमने मात्र 265 रुपये में फ्लिपकार्ट पर कर रखा है, ठीक है। पेजेस की क्वालिटी बहुत शानदार है, किताब का कंटेंट बहुत शानदार है, और मात्र 265 रुपये में फ्लिपकार्ट, अमेजन, आप कहीं से भी इसको मंगा करके पढ़ सकते हैं। तो संपूर्ण रेलवे की प्रैक्टिस करनी है, इधर उधर के किसी किताब में मत जाओ, सीधा रेलवे गणित मंगाओ। हिंदी में आपका ये है, और इंग्लिश में मेरे भाई यहाँ पर ये रेलवे मैथ्स में भी है, तो इसके दोनों एडिशंस हैं, आप मंगा करके पढ़ सकते हैं फ्लिपकार्ट से। बढ़िया से मंगाइए और बढ़िया से पढ़ाई करिए। आइए चलिए अगला सवाल देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये वाला सवाल बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कहा गया कि अ पर्सन एट द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर सी अ कार मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग स्ट्रेट टुवर्ड हिम। If the angle of depression change from 45 to 60, it take 10 minutes. In how much time the car reaches the tower? आसान भाषा में बताते हैं, यहाँ पर एक मेरे भाई टावर के ऊपर में एक व्यक्ति है, वो कार को देखता है। तो पहले कार को जब देख रहा था ना, तो पहले कार कितने का कोण बनाती थी, तो पहले कार जो है वो 45 का कोण बनाती थी। देखते देखते कार इसके करीब में आ गई, और उसके बाद में यहाँ पर 60 का कोण बना दिया। तो डिप्रेशन बोला था तो ऊपर होता है, लेकिन मैं हमेशा पढ़ाता हूँ डिप्रेशन और एलिवेशन बराबर ही मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से इस बिंदु तक आने में कार को मेरे भाई ये दूरी को तय करने में कितना समय लगा, तो इस दूरी को तय करने में मेरे भाई यहाँ पर उसे 10 मिनट लगा है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि यहाँ से अगर ये यहाँ तक जाएगी तो क्या होगा, कितना समय लगेगा। हमेशा अगर आपने पढ़ा होगा ना, तो भाई हमने रेशियो कंसेप्ट में पढ़ाया होगा कि ये दोनों जो गैप होता है भाई, ये वाला गैप कितना होता है, तो √3 - 1 होता है, ठीक है। ये डिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर जब इसमें जोड़ोगे तो ये पूरा दूरी कितना हो जाएगा, तो पूरा दूरी √3 हो जाएगा। बेसिकली अगर मैं बात करूं, अगर √3 - 1 को ट्रैवल करने के लिए 10 मिनट लगता है, तो √3 को ट्रैवल करने के लिए कितना लगेगा।
यानी अगर 10 मिनट में आप यहाँ पर कितने दूरी जा सकते हो, ट्रेन वाला क्वेश्चन हो गया भाई कि 12 सेकंड में इतना, तो यहाँ पर इतने में मेरे भाई, या इतना मीटर को करने के लिए इतना सेकंड, तो यहाँ पर इतना को करने के लिए कितना हो जाएगा भाई, इतनी दूरी इतने सेकंड में, तो इतनी दूरी कितने सेकंड में। अगर हम यहाँ देखें तो हम ये बोलेंगे सर ये 10√3 हो जाएगा गुरुजी। यहाँ पे नीचे माइनस है तो रेशनलाइजेशन में ये ऊपर प्लस में चला जाएगा, और नीचे यहाँ पर क्या होगा, इनके स्क्वायर का डिफरेंस मतलब 2 होगा, जिसे आप काटोगे तो 5 हो जाएगा। 5√3 को √3 से गुना करोगे तो 15 हो जाएगा, और 5√3 को 1 से गुना करोगे तो 5√3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। समझ गए। यहाँ पे बहुत ही मजा आ रहा है भाई साहब, पूरे 25 सवाल करने के बाद में लग रहा है कि हाँ एनटीपी से हम लोग कर रहे हैं। आइए पढ़िए ये सवाल, देखिए आप यहाँ पर वर्क और वेज का, ठीक है, कार्य तथा मजदूरी का सवाल आपसे यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़ना। कहा गया ए अकेला एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ, यहाँ पर ए अकेला कितने दिनों में कर सकता है, तो ए अकेला मेरे भाई यहाँ पर 20 दिनों में कर सकता है, और बी की अगर अकेले की बात करते हैं तो यहाँ पर वो 15 दिनों में। 20 और 15 का जो एलसीएम होगा वो हमारा 60 होगा, 20 का 3 गुना, 15 का 4 गुना। कहा गया, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर कि वे एक साथ 5 दिनों तक कार्य करते हैं, और फिर शेष कार्य को सी अकेला 2 दिनों में समाप्त कर देता है। एक साथ मेरे भाई ए और बी कितने दिन काम करते हैं, तो वे एक साथ मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 5 दिन काम करते हैं, और उसके बाद में शेष कार्य को जो है सी हमारा कितने दिनों में समाप्त कर देता है, 2 दिनों में समाप्त कर देता है। और यदि जो है उन्हें पूरे कार्य करने के लिए 2400 रुपए का भुगतान मिलता है, तो सी ए के दैनिक मजदूरी का अंतर कितना होगा। जब भी लोगों के दिनों की संख्या अलग अलग होती है ना, तो जो पैसे आप उनको दे रहे होते हो ना, जो भी पैसा आप उनको देते हो भाई, ठीक है, वो उनके कार्य के आधार पर देते हो कि वो काम कितना कर रहे हैं, उसके आधार पर आप उनको पैसा देते हो। तो अगर बात आती है 3 लोगों के बारे में, ए के बारे में और बी के बारे में और सी के बारे में, तो पूरी दुनिया को पता है इसने 5 दिन काम किया है, इस दिन 5 दिन काम किया है, और इसने 2 दिन काम किया है। तो जरा वर्क देखना यहाँ पर कितना हुआ होगा, तो बोलोगे एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है तो 5 दिन में किया होगा 15, एक दिन में 4 कर सकता है तो 5 दिन में किया होगा 20, इसने 15 किया, इसने 20 किया, तो टोटल हो गया 35। टोटल हो गया कितना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई, यहाँ पर बोला गया एक साथ 5 दिनों के लिए कार्य हुआ है, ठीक है, तो एक साथ 5 दिनों के लिए कार्य हुआ है मेरे भाई, यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, तो 5 × 3 15 और 5 × 4 20, ये हो गया 35। 35 इसने किया, तो सी ने कितना काम किया, तो सी ने मेरे भाई 25 किया। 60 में से दोनों का काम निकाल दो, जो बच गया वो सी का काम है, ठीक है। आप चाहो तो वर्क का रेशियो भी ले सकते हो, 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, 5 से 5 बार में। अब जो ये भुगतान हुआ है ये किसको हुआ है, तो तीनों को हुआ है, तो ये 2400 जो है वो कितने की वैल्यू है, तीनों की है, 5 4 9 और 3 12 की वैल्यू है। और हमसे किसका मान पूछा गया है, तो सी और ए का मेरे भाई अंतर बोला गया है, तो सी और ए का अंतर, सी और ए का अंतर यानी 2 का मान बोला गया है। यहाँ पर 12 से काटो 2 बार में, 200 का डबल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है भाई 5 4 9 3 12, 200 का डबल मेरे भाई सी और ए के बीच के दैनिक मजदूरी का, सी और ए के दैनिक वेतन का अंतर। एक सेकंड रुक जाओ भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दैनिक वेतन निकालना होगा, मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे नहीं निकाल पाओगे। दैनिक वेतन निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ये मेरे भाई इनका टोटल मजदूरी है, तो 5 4 9 3 12, 12 यूनिट का मेरे भाई वैल्यू हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 12 यूनिट का वैल्यू आपका 2400 रुपया है, तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना होगा, तो 200 रुपया होगा। और अगर 1 यूनिट का मान 200 रुपया होगा ना, तो आप यहाँ पर देखो ये मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ 1 यूनिट का मान 200, तो 3 यूनिट का मान ये हमारा बंदा कितना कमाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ 3 यूनिट का मतलब ये 600 रुपये कमाएगा, ठीक है। ये कितना कमाएगा, तो 800 कमाएगा, और ये कितना कमाएगा, तो मेरे भाई 1000 कमाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, सी और ए का दैनिक मजदूरी बताओ, तो ए मेरे भाई एक दिन में कितना कमा रहा है, अगर हम यहाँ पर 1 डे वर्क देखें एक दिन में, तो 600 रुपया उसने कमाया है कितने दिनों में, 5 दिनों में, तो 5 से इसे भाग करोगे तो यहाँ पर एक दिन के 120 रुपये दिहाड़ी बना इसका। और अगर हम सी की बात करते हैं, इसने 1000 रुपया कमाया है, लेकिन कितने दिनों में, तो 2 दिनों में मेरे भाई, तो अगर 2 दिनों में यहाँ पर इसने 1000 रुपया कमाया, तो एक दिन में कितना कमाएगा, तो एक दिन में 500 रुपया कमाएगा। अब इसका दिहाड़ी 500, इसका दिहाड़ी 120 है, अंतर बोला गया है कितना हो जाएगा, 380। और कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, मतलब उम्दा लेवल जिसको बोलते हैं ना, उतना मजा आ जाता तुमको इस क्वेश्चन को बनाने में। तो यहाँ पर पहले वर्क के आधार पर आपने जो है पेमेंट बना दी, इसकी पेमेंट इसे मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई, एक दिन की पेमेंट निकालो, एक दिन की पेमेंट निकालो, डिफरेंस निकालो, 380 आ जाएगा। समझ गए यहाँ पे।
आजिए प्रश्न संख्या 27 के ऊपर में चलते हैं। क्या कहा गया है जरा पढ़िए। यहाँ पर बहुत ही प्यारा मेरे भाई एलिगेशन का सवाल है और दिमाग का धागा खोल करके रख देगा, मैं आपको बता रहा हूँ भाई। इस सवाल में देखो यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। सवाल में यहाँ पर ये बोला गया है कि 45% अल्कोहल वाले एक विलियन को 60% वाले के एक अन्य विलियन को 2 और 3 के अनुपात में मिलाया जाता है। यानी ये 45% का एक हमारा विलियन है, यानी यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, और इसको दोस्तों हम लोग मिलाते हैं किसके साथ में, तो 60% वाले के साथ। और यहाँ पर ये दोनों को जब मिलाते हैं तो किस रेशियो में मिलाते हैं, तो 2 और 3 के अनुपात में। तो हमें यहाँ पर ये प्राप्त होता है। ठीक है, अब बोला गया जो तुम्हें प्राप्त होता है ना भाई, बोला गया इस प्रकार के बने विलियन को फिर से हम किसके साथ मिलाएंगे, तो 72% वाले के साथ में मिलाएंगे भाई। ठीक है, ताकि यहाँ पर किस अनुपात में, अब हम इसे किस अनुपात में मिला दें कि जो हमारा बनेगा वो कितने परसेंट का बनेगा, 66% का। डबल एलिगेशन भैया। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने मिश्रण का अपनी तरफ से डाला है आप लोगों के लिए कि यहाँ पर ये 2 को इस अनुपात में मिलाते हैं तो कुछ बनता है, और उसके बाद में उसको 72 के साथ किस अनुपात में मिलाएं, यहाँ पर ये 66 बनेगा। हमने कहा धरती के आसान सवालों में से कि ये भी आपके लिए बन सकता था अगर आपने पूरा कंसेप्ट बना के पढ़ा होता। देखो अगर मैथ्स में कहीं पर कोई भी दिक्कत आ रही है तो इधर उधर भटकना मत, मैं दिल से बता रहा हूँ। हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच आता है, आराम से वहां से लेकर के कवर कर लेना। आरजी विक्रमजीत हमारा एप्लीकेशन है, वहां पर मैथ्स वीओडी 2.2 बैच है, आराम से एनरोल करो और पूरा तैयारी एक बार में करो। ठीक है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ भाई, कहीं पर कोई भी दिक्कत आ रहा है, किसी भी हमारे भाई को आ रहा है ना, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। देखो ये हमारा एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, इस पे यहाँ पर देखोगे ना तो ये मैंने पूरा का पूरा मैथ्स ये पढ़ा रखा है, सारा तरीके से मैथ्स पढ़ा रखा है और बिल्कुल 0 to 0 लेवल का पढ़ा रखा है। कहीं पर जैसे मान लो किसी को परसेंटेज ही पढ़ना है भाई, परसेंटेज में आप यहाँ पर जाओ, आपको जितनी वीडियो देखनी है सारा टाइप आप यहाँ से कवर करो अपने एनटीपीसी के लिए तरीके से। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है जो भी आपको मेरे भाई दिक्कत आती है, हर एक चैप्टर का हमने शीट दे रखा है, यहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस करो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा एप्लीकेशन हो गया दोस्त, और इसमें जब आप जाओगे कोर्सेज में ना तो मैथ्स में आपको मिलेगा सुपर डुपर हिट मैथ्स स्पेशल वीओडी 2.0 बैच। भारत का इकलौता ऐसा बैच है जिसके अंदर में संपूर्ण कंटेंट है, पूरा अरिथमेटिक है, पूरा एडवांस है, और इसमें जो वैलिडिटी दी गई है वो लाइफ टाइम दी गई है, कभी एक्सपायर नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, इसमें एनरोल करिए, इसमें यहाँ पर पूरा सब्जेक्ट दिया गया, उसकी पढ़ाई करिए आप यहाँ पर। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत आता है, इसमें प्राइवेट डाउट ग्रुप भी है, आप उसमें पूछ सकते हैं, और टेस्ट भी लगाना होगा तो लगा सकते हैं, और कभी भी वैलिडिटी खत्म नहीं होगा। आपका मोबाइल का रिचार्ज 2 महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। कोई भी अगर आपको मान लीजिए इसमें क्वेरी चाहिए तो पहली बात यहाँ पर जो है इस मोबाइल नंबर पे 8506003399 पर मेरे भाई संपर्क करके बात करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आ जाइए। तो ये सवाल अब हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इन दोनों को इस रेशियो में मिलाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम मिलाते हैं, यहाँ पर बीच में कितना रखते हैं, x रखते हैं, और मिलावट किस रेशियो में करना है, तो मिलावट मेरे भाई 2 और 3 के रेशियो में करना है। बहुत ही तरीके से हम यहाँ बना सकते हैं, और तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, इनका जो डिफरेंस होता है, इनका डिफरेंस कितने का होता है, 15 का, वो इनके सम के बराबर होता है ये 5 के, यानी 5 का मान 15%। तो यहाँ पर 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 3%, 1 का मान कितना हो जाएगा 3%। अगर 1 का मेरे भाई मान हमारा 3% हो जाएगा ना, तो 2 का मान कितना होगा, तो 2 का मान मेरे भाई 6% होगा। बड़े में से इसे घटा दिया जाता है तो ये हमारा 54 आ जाता है, या तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, या जैसे यहाँ पर 1 का मान 3 आया तो 3 का मान तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो 9% आ जाएगा। तो यहाँ पर बड़े में से इसे घटाओगे तो 54 आएगा, या इसमें इसको जोड़ दोगे तो 54 आएगा, यानी कितना परसेंट आ जाएगा, तो 54। और अगर मानो किसी को ऐसे नहीं करना ना, बाबा ये तो सिरदर्दी है, हम ऐसे नहीं जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, तुम एवरेज का मेरे भाई कंसेप्ट लगा लो, किसी ने तुम्हारे हाथ पाँव थोड़ी रोके हैं भाई, कोई नहीं रुकता, किसी को नहीं रुका हुआ है। तो यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए x की वैल्यू निकालनी है तो एक और तरीका है, साइड इंटू साइड, यहाँ पर तो 45 इंटू 2 हमारा 90 हो जाएगा, साइड इंटू साइड तो ये हमारा 180 हो जाएगा, और बट्टे में कितना होगा, तो सब यहाँ 5 होगा। 270 को मेरे भाई 5 से भाग करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। अब सवाल में कहा गया कि ये 54% वाले को मेरे भाई मिलाना है, और किसके साथ में मिलाना है, तो 72% वाले के साथ में, ताकि मिश्रण हमारा 66 का बन जाए। तो हम इसे किस रेशियो में मिलाएंगे, हमने कहा घटाइए 72 में से इसको, तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, और इसमें से आप इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए भाई, आपका 270 हो गया, 270 अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 270 आपका जो है वो 5 से जाओगे, 50 25 हो गया, 5 हो गया 20, 54 सही है हमारा।
और कहा गया यहाँ पर कि इस प्रकार के बने विलयन को 72% अल्कोहल वाले विलयन से मिलाया जाए ताकि प्राप्त विलयन हमारा इतना आ जाए। ये हमारा बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा ये देख लीजिए, 66 में से जब आप इसे घटाएंगे तो ये 12 हो जाएगा और बहुत ही प्यार से अनुपात आपका 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल मिश्रण का एक अपने आप में लाजवाब और उम्दा सवाल था और इसको बनाने के लिए थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग आपको करना पड़ता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 नंबर सवाल हम यहाँ देखते हैं। थोड़ा सा ये सवाल मेरे भाई देखिए क्या कहा गया, पढ़िए जरा। अगर हम इस सवाल की बात करें तो बोला गया एक संख्या को जब 14 से विभाजित किया जाता है तो भागफल p और शेषफल 7 आता है, और जब p से विभाजित किया जाता है तो इतना और इतना आता है। क्या होगा मेरे भाई? मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे पहली बात, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 40 द क्वोशिएंट इज 4 एंड द रिमाइंडर इज 7। एक संख्या है, मान लेते हैं यहाँ पर वो संख्या अपने को नहीं पता है। ये संख्या को जब हम 14 से भाग करते हैं तो हमारा मेरे भाई भागफल 7 आता है, p आता है, और यहाँ पर शेषफल हमारा 7 आता है। ये हमसे कहा गया। फिर उसके बाद में बोला गया जब यहाँ पर ये जो p है ना, अगर इस p को आप डिवाइड करते हो और यहाँ पर p को डिवाइड करते हो किसके साथ में, 3 के साथ में, तो क्वोशिएंट आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और रिमाइंडर जो होगा, ये जो रिमाइंडर होगा शेषफल होगा, ये बोला गया 20% ऑफ द सम ऑफ डिवाइजर एंड क्वोशिएंट, यानी ये 20% होगा इन दोनों के जोड़ का। 5 का 3 और 2 5, 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। तो 5 का 20% 1 होता है। तो भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अब आपको भी पता है यहाँ पर कि जो ये बीच वाली संख्या होती है कैसे प्राप्त होता है, इसको इसके साथ गुना करके जोड़ दो। 3 इंटू 2 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर p का मान कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। और अगर 7 आ जाएगा तो इसको इसके साथ गुना करके जोड़ दो। 14 सते 98 और मेरे भाई 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 105। x का मान कितना होगा, 105 होगा। CBT 2 यानी मेंस का ये सवाल था, बड़े आसानी से आप इसे बना सकते थे। चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, और बहुत ही प्यारा एक रेशियो का अपने आप में लाजवाब सवाल है। आप भी बोलोगे सर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ के लाए? भाई ये सारे सवाल आपके रेलवे गणित में दिए गए हैं और मैंने सुपर 30 लिखा है। इसका मतलब समझ ही लो कि सुपर क्वेश्चन है आपके, ये बढ़िया सवाल है। वक्त लेकर के पूरा तसल्ली से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको, ताकि कहीं कोई दिक्कत ना है। आ जाइए यहाँ पर सवाल में कहा गया 4 संख्याओं का योग हमारा 96 है। मतलब ये 4 संख्याएं हैं और अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर जोड़ने पर 96 निकल करके आता है। कहा गया यदि पहली में 3 जोड़ दिया जाए, यानी यदि पहली में मेरे भाई 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, या फिर दूसरी में से 3 घटा दिया जाए, दूसरी में से 3 घटा दिया जाए, या तीसरी में 3 गुना कर दिया जाए, इसमें 3 गुना कर दिया जाए, या फिर मेरे भाई चौथी में 3 भाग कर दिया जाए, तो बोला गया यहाँ पर सभी परिणाम बराबर होते हैं। ये बराबर होता है, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है। तो बोला गया सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करिए। अब इस सवाल को कैसे बनाओगे यार, बहुत ही मतलब अपने आप में टिपिकल क्वेश्चन हो गया। काय बात का टिपिकल है, कुछ नहीं है। ये सब लोगों को यहाँ पर है ना के बराबर कर दो। हमेशा ध्यान रखना है जब भी यहाँ पर आपको समझ में ना आए क्या करना है, कुछ मत करिए, के आपका जिंदाबाद है। तो जो ए की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3 जाकर के माइनस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हो जाएगी k-3। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के जाकर के जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगी बी की वैल्यू आपकी। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई इतना। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के मल्टीप्लाई करेगा तो इतना। ये ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान, तो ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी हमारा कितना था, तो 96 था। तो हम यहाँ पर वो काम कर लेंगे। आप देखोगे तो ये हमारा पूरा पूरा खत्म है भाई। ठीक है, अब हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हम कितना लेंगे, तो एलसीएम में मेरे भाई हम यहाँ पर 3 ले लेंगे। हालांकि मैं बता दूं आपको, ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। और कैसे लिख सकते हो, 3 1 4 और 1 5, तो बोलोगे सर ये 5k और प्लस यहाँ पर k/3 बराबर हो जाएगा कितने के, तो 96 के। आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे 3 × 5 15 और 1 16 के बट्टे में हमारा जो 3 है वो बराबर हो जाएगा कितने के, तो 96 के। 16 से काटेंगे आप 6 बार में, तो k का मान आ गया 18। और अगर k का मान 18 आ चुका है तो आप यहाँ पर अब हर एक संख्या का मान पता कर सकते हैं। आप यहाँ पर हर एक संख्या का मान पता करेंगे तो बोलेंगे सर देखिए ये 18 में, देखिए यहाँ पर k का मान कितना है, तो 18 है। तो 18 में से 3 गया तो a का मान 15 था। 18 में 3 जोड़ दीजिए, b का मान 21 था। 18 को 3 से भाग कर दीजिए, c का मान 6 था। 18 का 3 गुना कर दीजिए, 54 था। क्वेश्चन में कहा गया सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी का अंतर ज्ञात करिए। ये सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है, अंतर कितने का होगा, 48 का होगा, और यही हमारा क्या होगा, शानदार आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको इस सवाल से, और कुछ थोड़ा सा दिमाग का धागा खुला होगा। अब तक आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि सर अलजेब्रा करवा दिए, ट्रिगो करवा दिए, सॉरी अलजेब्रा करवा दिए, ज्योमेट्री करवा दिए, मेंसुरेशन करवा दिए, ट्रिगो कहाँ है, आखिरी में है 4 चांद लगाने के लिए। देखिए यहाँ पर
तो ये मेरे भाई आपका ट्रिको का सवाल हो गया। और सवाल में आपसे ये बोला है cos 3x में cos x को जोड़ो और sin 3x में sin को घटा करके बताओ। वैल्यू पुटिंग सब फेल है। आपको समझना पड़ेगा दो फॉर्मूले यहाँ पर, जो कि आपके फॉर्मूला बुक में दिया गया, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला जो कि होता है मेरे भाई यहाँ पर 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई कितना हो जाता है भाई यहाँ पर, तो 2 हो जाता है। और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है cos c माइनस डी बाई कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का आपको फॉर्मूला पढ़ना होगा। तो साइन सी माइनस साइन डी का मेरे भाई फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 इंटू कॉस मेरे भाई यहाँ पर c प्लस डी बाई कितना हो जाएगा, तो बाई हमारा 2 हो जाएगा। और इंटू यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई साइन सी माइनस डी बाई 2। समझ गए बात को लेकर के। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो cos c प्लस cos d को sin c माइनस sin d से, cos c प्लस cos d को मेरे भाई sin c माइनस sin c से डिवाइड किया गया। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा तो ये वाला पूरा पद ये वाले पूरे पद को खत्म करेगा। तो यहाँ पर cos c माइनस d को sin c माइनस d से अगर हम डिवाइड करेंगे तो cos अपॉन sin कितना होगा, तो ये मुझे मिलेगा cot यहाँ पर c माइनस डी बाई 2। और ये हमारा किसके बराबर होगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो 3x माइनस एक्स, देखो 3x माइनस एक्स यानी 2x बाई 2, 2x बाई 2 का मतलब कितना हो गया, तो cot x हो गया। बात खत्म। क्यों इतना बच्चों की तरह यहाँ मेहनत करना और सारी बातें लिखनी, वहीं से सीधा फॉर्मूला लगा करके भाग कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका ये cot x आंसर आ गया। मजा आया। अब आप बोलोगे एसएससी सीजीएल वाला क्वेश्चन दे दिए थे, नहीं भैया देख लो एनटीपीसी का क्वेश्चन है, वहीं पूछा गया है। तो हमारे इसमें कोई यहाँ पर नहीं है मेरे भाई ये। तो ये आपका रिकॉर्डेड बैच है। अगर आप इसी तरीके से पूर्ण रूप से अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाइए। आरजी विक्रमजीत हमारे यहाँ पर एप्लीकेशन है और यहाँ से मात्र 699 रुपए में जिंदगी भर के वैलिडिटी के साथ में आप रिकॉर्डेड बैच में एनरोल करके अपने गणित को सुधारिए। क्योंकि देखिए आपका जो रेलवे में ये पेपर निकलेगा ना, CBT 1 के आधार पर नहीं निकलेगा, उससे कोई मेरिट वेरिट बनना नहीं है। CBT 2 यानी मेंस के आधार पर होगा। और मेंस में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो वाकई में आपको लगता है कि जहाँ से आप पढ़ रहे हैं और जो आप पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है और वो पर्याप्त है। अगर आपको लगता है तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको लग रहा है यार नहीं होने वाला है, तो यहाँ से लेकर के बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए और अपने सिलेक्शन में 4 चांद लगाइए। बाकी वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमसे यूट्यूब पर और क्या चाहते हैं वो भी हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। और मैं ये भी देखूंगा कि आप लोगों ने वीडियो को कितना शेयर किया है, कितना लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। उस आधार पर फिर मैं आगे की भी सीरीज़ लेकर के आप लोगों के लिए ज़रूर आऊँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।